अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। पी रहा हूं चाय। हो सकता है आप भी चाय पी रहे हो। क्या ये चाय महंगी तो नहीं होने वाली? क्या हर चीज़ महंगी तो नहीं होने वाली? आज जुम्मा तो है, लेकिन आज है 11 तारीख। आज बजट पेश किया जाना है। सवाल यह है, क्या मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाएगी? क्या आज के बाद हर चीज़ या कोई चीज़ सस्ती मिलेगी? क्या टैक्स में कमी आएगी? क्या घर सस्ते हो जाएंगे? बनाना आसान हो जाएंगे? ख़रीदारी करना आसान हो जाएगा? और सरकारी मुलाजिमीन जिनका एक सवाल लाजमी होता है बजट से पिछले 2-3 महीनों में कि क्या तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है या नहीं, और हो रहा है तो कितना? क्या मजदूर की माहाना और यौमिया उजरत बढ़ जाएगी? क्या घर का चूल्हा जलाना आसान हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जो आवाम के जहनों में गूंज रहे हैं, क्योंकि आज बजट आ रहा है। तो देखते हैं आज होता क्या है। हर बजट से पहले आवाम में उम्मीद होती है, कुछ बेहतरी की तवक्कुआत होती हैं। भला क्यों? क्योंकि हुकूमत ने ये कहा होता है, बार बार जब सुनाया जाए इकॉनमी टेक ऑफ पोजीशन में है, हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, हम बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आवाम भी कहती है कि भैया बेहतर परफॉर्म कर रहे हो तो फिर हमारी ज़िंदगी में बेहतरी क्यों नहीं आ रही? तो लोगों को उम्मीद तो इस बात की होती है कि हुकूमत इस बार उनके लिए बजट में यकीनी तौर पर कोई खुशखबरी लेकर आएगी। महंगाई का तूफ़ान कम होगा। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी आसमानों का सफ़र करने वाली कीमतें ज़मीन पर ना सही थोड़े से क्लाउड्स पर ही आ जाएंगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी, थोड़ी सी करीब आ जाएंगी। साथ ही कुछ खदशात भी होते हैं कि कहीं हुकूमत जो चीज़ें पहले ही महंगी हैं, जो पहले ही हम ख़रीद नहीं सकते, वो और महंगी तो नहीं हो जाएंगी। स्पेशली खाने पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें, बच्चों के दूध की बात कर लें, क्या ये महंगा तो नहीं हो जाएगा? घरेलू इस्तेमाल की मसनूआत और दीगर मुतालिका चीज़ें, इनके नर्ख में इजाफा होगा या ये मामलात ऐसे ही रहेंगे जैसे पिछला पूरा साल रहा है? ये सूरत हाल अवाम के सरों पर लटकती तलवार की मानंद होती है। इस बार भी अवाम ऐसी ही कैफियत का शिकार नजर आते हैं। हर कोई अपने इल्म, तजुर्बे, बल्कि कहना ये चाहिए ख्वाहिशात के मुताबिक बजट से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहा है। माली साल 2021-22 इसके बजट का हजम 8,400 अरब रुपए से ज़ायद रखा गया है, जबकि बजट खसारा 3400 अरब, टैक्स हदफ 5,829 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ की जाएगी। इंतज़ामी इक़दामात के ज़रिए 200 से 300 अरब रुपए इजाफी टैक्स वसूली का प्लान तैयार है। वैसे भी कहा जाता है कि द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान इज़ टैक्स। ये जो टैक्स नहीं देते, इनकी वजह से ये इशूज़ होते हैं। सरकारी मुलाजिमीन से मुताल्लिक़ खबर ये है कि 10 से 15% इजाफा उनकी सैलरी में एक्सपेक्टेड है। वफाकी काबीना खुसूसी इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। तो आज पूरा दिन यूँ तो इसी पर बात होगी, तो हमारे शो में भी इस पर तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे कि हुकूमत क्या सोच रही है, हुकूमत क्या करने वाली है। इकोनॉमिक सर्वे के बाद ज़रा स्पेकुलेशंस हैं बजट को लेकर, लेकिन इब्तिदा में चूँकि मैंने बात की आपकी, मैंने बात की आवाम की कि वो क्या राय रखते हैं, क्या सोच रहे हैं आज के दिन से मुताल्लिक बजट को लेकर। तो मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जो आरा है वो आपको सुनवाते हैं कि बजट को लेकर वो क्या सोचते हैं। हमें नहीं लगता कि बजट से ये ना कि प्राइवेट इदारों को कुछ फ़ायदा होगा। बजट से गवर्नमेंट इदारों को फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर प्राइवेट जो आप कहें ना, तो प्राइवेट जहाँ के वहीं पर रुके हुए हैं। फिलहाल तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इनसे नज़र तो यही आ रहा है कि ऐसी कोई मतलब हमारे लिए तो कुछ मतलब मिलेगा नहीं। 6,000 रुपये तो कम से कम बढ़नी चाहिए सर। खाने पीने के लिए सारी चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, लेकिन महंगी होती है, सस्ती नहीं होती। ये क्या कोई उम्मीद नहीं है। फैक्ट्री मुलाजिम को ना बहुत परेशानी है। पहले भी यही बजट था, अब भी यही बजट है। कोई उम्मीदें नहीं है हमें। आटा, घी, चीनी जो बेसिक नेसेसरी चीज़ें हैं, ये आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। आम आदमी की जो उजरत है उसमें कम से कम 5,000 तो इजाफा हो। आजकल की जो महंगाई है, महंगाई के दौर में कम से कम 5 से 6,000 रुपये इजाफा होना चाहिए। आटा, चीनी, ये वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिसने घर का बजट बिल्कुल तबाह बर्बाद करके रख दिया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब बात महंगाई की हो और जब बात क़ुव्वत ख़रीद की हो, तो हर शख्स की ये ख्वाहिश और एक कोशिश होती है कि वो ज़्यादा कमा सके, कुछ बचा सके। और जब हम ज़्यादा कमाने की बात करते हैं
दैट मीन्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो क्या इस पर फोकस गवर्नमेंट का होगा? क्योंकि इमरान खान साहब ने चंद हफ्ते पहले खुद ये कहा था, एक जुमला था उनका, उन्होंने कहा था कि चूंकि महंगाई से अवाम परेशान है और इसको वो इतना सीरियस लेते हैं कि वो रात को सोते नहीं हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती। शायद यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अब वाज़ेह हिदायत की है कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। नया बजट मौशी तरक्की का बजट होगा। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर साहब ने यह खुशखबरी सुनाई है। वो कहते हैं कि अगर आंख बंद करके IMF की हर शर्त कबूल कर लें तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे नुमाइंदे शकील अहमद को खुसूसी इंटरव्यू दिया असद उमर साहब ने, क्या कहा इस बजट को लेकर आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना तीसरा और तकनीकी तौर पर चौथा बजट पेश करने जा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी तरक्की और स्पेशल इनिशिएटिव्स असद उमर साहब। असद साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि नया बजट पेश होने जा रहा है, तो आपके ख्याल में ये किस किस्म का बजट होगा? आवाम के ऊपर कोई बोझ तो आपको डलता नजर नहीं आ रहा। उसकी जो बेसिक डायरेक्शन है वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और जाहिर है कि वज़ीर आज़म की बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन है कि कम से कम आम आदमी जो है उसके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। 250 बिलियन इजाफा किया जा रहा है डेवलपमेंट बजट में, 900 बिलियन एक बड़ा बजट आप रखने जा रहे हैं, तो प्रायोरिटीज क्या होंगी इस बजट की? कुछ तो वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी हैं और ये वज़ीर आज़म की एक कमिटमेंट है कि ये वो बड़े मंसूबे हैं जो ख़त्म भी नहीं होंगे अगले इलेक्शन से पहले। तो अरबों रुपए उधर जा रहा है। उसके अंदर 3 बड़े डैम्स हैं जी, आपका दियमिर बादशाह है, मोहम्मद है, दासू है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, एक वो बहुत बड़ी एलोकेशन है और ML1 इंशाल्लाह ताला जो हमने शुरू करना है वो इसके साथ साथ है। तो सोशल सेक्टर के अंदर बड़ा एम्फेसिस है इसके अंदर। HEC का तारीखी बजट है, स्किल डेवलपमेंट के इसके अंदर पैसे गए, माहौलियात के लिए जितना बजट रखा गया है वो आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रखा गया। सनत है, ज़राअत है, उसके लिए इसके अंदर पैसा रखा गया है। फिर जो मुस्तकबिल की मईशत है वो साइंस, टेक्नोलॉजी, IT से आनी है, तो उसके लिए खातिर खा पैसा रखा गया है। इस बार कुछ थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को यूटिलाइज करने का, तो अगले साल किस तरह इंश्योर करेंगे कि तमाम पैसा खर्च हो ताकि रोजगार क्रिएट हो? बिल्कुल, ये एक हमारा चैलेंज है जिसके ऊपर हम काम जून 30 से पहले शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने बेहतर तरीक़ेकार से ये सलाहियत ना पैदा की तो ये पैसा फिर हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो पूरा एक हमने वज़ीर आज़म को खाका पेश करना है जून 30 से पहले, जिसकी बुनियाद की बेसिस पे हमें यह यकीन हो सके कि अगले साल का ये पूरा बजट जो है, जो एक खतीब रकम है, वो इस्तेमाल हो सके। वज़ीर आला सिंध को बड़े शिकवे हैं, उन्होंने कहा सौतीली मां जैसा सलूक किया गया। तो कराची के लोगों के लिए इस दफ़ा क्या बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे या पैसा कितना खर्च होगा? और बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि एक सियासी तफरीक पैदा होगी, एहसास महरूमी होगा, जिस तरह का PSDP इस दफ़ा पेश किया जा रहा है। ये इसमें मेरे ख्याल में इस बात में उनकी बड़ा वजन है। वाकई में एक महरूमी का शिकार एक सिंध का हुक्मरान तबका हमें नजर आ रहा है। इन्हीं अवाम के बजट्स की बुनियाद के ऊपर सरे में महल बनाए, डायमंड के नेकलेस खरीदे, पेरिस के अंदर जायदादें बनाई, दुबई में टावर खड़े हुए, वो वाकई में महरूम होने जा रहे हैं। पैसा सिंध के अवाम के ऊपर लगने जा रहा है। जितना वफाकी इस बजट के अंदर सिंध के लिए पैसा रखा गया, इतना तारीख में कभी पहले नहीं रखा गया। बड़ी जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज की मंसूबे हैं, उन सब के लिए पैसा रखा गया है। जो सिंध के तरजीहाती अजला के लिए जो स्कीमें अनाउंस की गई थी, उनके लिए पैसा रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला पूरे सिंध के अंदर आपको तरक्याती काम होते हुए नजर आएंगे। ग्रीन लाइन मंसूबा जो था वो उसकी टाइमलाइन आपने तय की थी, लेकिन वो लगता है वो तखीर का शिकार है। क्या वजह कि अभी तक टेस्ट ट्रायल बसों का शुरू नहीं हो सका? कितना पैसा खर्च हो गया? कब तक मुकम्मल होगा ये डिलीवरी? जी, पैसा तो आप समझ लें तकरीबन 90% उसका मुकम्मल हो चुका है। बसों की जो इंस्पेक्शन थी वो मुकम्मल कर दी गई है, उनको गो अहेड दे दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर बसें जो हैं वो कराची पहुंच जाएंगी और अगस्त के वस्त से उसकी जो ट्रायल रन होने शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह ताला सितंबर के अंदर आप देखेंगे बसें चल रही होंगी। हुकूमत का दावा यह है कि मुआशी इस्तेहकाम आ चुके हैं और हमारा फोकस जो है वो अब डेवलपमेंट के ऊपर है। हमने इसको 5 से 6% पे लेके जाना अगले 2 साल में। IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट डिलीवर कर सके, खुल के खेल सके, ताकि आवाम को रोजगार मिले और एक मुआशी तरक्की सामने आए? तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई कि 1 साल के अंदर $20 अरब का खसारा था। इस साल की जो आपको ये जो 4% शरह नमू नजर आ रही है, ये सरप्लस के साथ है, खसारा है ही नहीं। और अगले साल लग रहा है ऐसे कि कुछ खसारा होगा, लेकिन वो खसारा भी एक बहुत मामूली खसारा होगा, वो 2% GDP से भी कम है। तो ये जिसको कहते हैं इकोनॉमिक की इस्लाह में सस्टेनेबल ग्रोथ है और इसके ऊपर IMF को कोई इतराज़ नहीं। आपने काफ़ी रेजिस्टेंस की थी शुरू में जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF की सख्त शराइत की, और आज 3 साल बाद भी वही सिचुएशन है, गवर्नमेंट फिर रेजिस्ट कर रही है। तो आप उस वक्त ठीक थे, उस वक्त तनकीद की गई कि हमने IMF प्रोग्राम को डिले कर दिया, लेकिन आज हम फिर उसी पॉइंट पे खड़े हैं। अगर आप आंख बंद करके IMF की हर शर्त को कबूल कर लेंगे
तो आप IMF का मुआहदा तो कर लेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए उस वक़्त भी सख्त नेगोशिएशन की ज़रूरत थी और हमने ज़्यादातर बातें IMF से मनवाई उस वक़्त। इसी तरीके से अभी जो वज़ीर ख़जाना जो कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए IMF से अपनी शराइत मनवाएं, तो ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मरियम बीबी कहती हैं कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो भी ये कह रहे हैं, उनकी पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि 100 दिन का जो प्लान था वो तो 1000 दिनों में भी मुकम्मल नहीं हो सका तरीके इंसाफ। अच्छा, गिनती इनकी हमेशा कमज़ोर है। आपको याद हो दिसंबर 2019 में इन्होंने कहा हुकूमत गई, और आपकी बहुत सारे साथी जो हैं सहाफ़ी, वो भी एक्साइटेड होकर सब उधर पहुंच गए थे। मौलाना आ गया, मौलाना आ भी गए, मौलाना चले भी गए, हुकूमत इधर ही रही। फिर अगले साल इन्होंने फिर गिनती शुरू की, अक्टूबर में गई, दिसंबर में गई, मार्च में गई। अभी कोई नई तारीख दे देंगे, पुराना काम। तो बजट वेले बैठे हुए बेचारे तारीखें ही देते हैं आजकल। तो बजट पास कराने में कोई मुश्किल तो नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सारा इख्तियार दे दिया शहबाज शरीफ को कि वो जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। अच्छा, ये एक दूसरे में पहले तो फैसला कर लेना कि ये विलन है या हीरो है। आपस में एक दिन कहते हैं विलन है, दूसरे दिन कहते हैं हीरो है। जी बिल्कुल, अपोजिशन जो है वो ज़ाहिर है मुखालफत करेगी, लेकिन पहले भी बजट पास कराएं। अभी वज़ीर आज़म ने अपना कॉन्फिडेंस का एतमाद का वोट हासिल किया है, तो इंशाल्लाह ताला बजट पास होगा। डबल डिजिट में महंगाई चल रही है, इसमें ड्रास्टिकली कमी क्यों नहीं हो रही? जो आपको शरह नमू नज़र आई है, उससे आपको नज़र आया है कि आमदनी लोगों की बढ़ रही है। ख़ास तौर पे हमारा जो दही इलाका है, हमारे किसान जो हैं, जो 93% किसान छोटा किसान है, उसकी आमदनी में एक बहुत बड़ा में इजाफा होता हुआ नज़र आया। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि हर वो चीज़, चाहे मोटरसाइकिल हो, ट्रैक्टर हो, उसके अंदर आपको तेज़ी से तरक्की होते हुए नज़र आ रहा है। दूसरे साथ ये भी हकीकत है कि अशाए खुर्दनोश के अंदर महंगाई है और वो आलमी एक फिनोमेना है। तेल की भी कीमत आलमी मार्केट में बढ़ी है, उसके असर पाकिस्तान पे भी आया है। वज़ीर आज़म ने कोशिश यही की है कि उस असर को कम से कम रखा जाए पाकिस्तान के अवाम के ऊपर। आप पेट्रोल के ऊपर देख लें, पिछले 3 या 4 दफ़ा से जो इजाफा है वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। एक सेकंड वेव क्या इंफ्लेशन की नजर नहीं आ रही? गवर्नमेंट कहती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं, हमने कंपैरेटिवली कम बढ़ने दिए हैं क्योंकि ऐसे मेजर्स लिए गए हैं। तो क्या वो जो गैप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? पाकिस्तान में रुपया जो 168 पे चला गया था वो 152 पे आ गया। तो जो रुपए की हमारी कदर जो है, हमारी ताकत जो है, वो जो बढ़ी है, उसकी वजह से ये जो बाहर की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है उसका असर जो है वो थोड़ा कम हुआ है। 3 साल की जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, इसकी बेस पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपके ख्याल में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है? मईशत इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और हम 2 साल पहले आपको यही बताते थे यार, हमने तो टाइम भी बताया था 2 साल के बाद आपको बेहतरी नजर आनी शुरू होगी। वो इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर होगी। मैं वही खैबर पख्तूनख्वा का पिछली टर्म वाला रिपीट देख रहा हूँ। पहले 2 साल 2.5 साल सारे जर्नलिस्ट जो हमारे चलिए अच्छा नरम गोशा भी रखते थे, वो सब कहते थे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 2.5 साल के बाद बात बदलनी, यार कुछ हो रहा है। मैं वही देख रहा हूं कि यहां पर भी अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया नहीं वाकई में कुछ हो तो रहा है, इंशाल्लाह ताला और बेहतरी होगी। तो वज़ीर आज़म इमरान खान आपके ख्याल में एक लंबी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, सियासी इनिंग? इसमें कोई शक ही नहीं जी। मैंने लिखा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर 2018 और मैंने शाहजेब को दे दिया। मैं आपको 2023 का लिख के देने को तैयार हूँ। यानी अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन इमरान खान वजीर आज़म में दोबारा इंशाल्लाह। बीइंग चेयरमैन NCOC, अब काफी पाबंदियां खत्म हो चुकी हैं। आपके ख्याल में जो वैक्सीनेशन हो रही है मुल्क के अंदर, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की हो चुकी है, तो मुकम्मल पाबंदियां कब तक हटने का इम्कान है आपके ख्याल? इसका जवाब जो है ना, ये मुनसर होगा पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। जितनी जल्दी वैक्सीन लगवाएंगे, जितनी जल्दी हमारी शरह वैक्सीनेशन की बढ़ेगी, उतनी हम जल्दी ये पाबंदियां खत्म कर सकते हैं। ख्वाहिश यही है कि तमाम तर पाबंदियां खत्म हो जाएं, लेकिन हम वो उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक वैक्सीनेशन बड़ी तादाद में ना हो। इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए इस वक्त रोल मॉडल हैं, बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन हो रही है। अगर इसी तरीके से बाकी पाकिस्तान के अंदर भी लोग आवाम सामने आएंगे और वैक्सीनेशन करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला अगले चंद माह के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है कि शायद मुकम्मल तौर पर पाबंदियां। आगे ईद आ रही है तो खुलकर कारोबार लोग कर सकेंगे। जुलाई 15 तक टारगेट करो कि हमने बिल्कुल टारगेट अपना हिट करना है, ताकि अगली ईद के ऊपर कम से कम मार्केटिंग खुली हो और हमें बंद करने की जरूरत ना पड़े। सही यही पैगाम, जितनी जल्द वैक्सीनेशन लगवाते जाएंगे उतनी जल्द पाबंदियां खत्म। इतना बड़ा दावा करना कि कोरोना फ्री हो जाएगा वो मुनासिब नहीं होगा। अगर पाकिस्तानियों ने अच्छे तरीके से तेजी से वैक्सीन के लिए रजिस्टर कराया, वैक्सीनेशन के लिए आए, तो अगले चंद माह के अंदर तकरीबन आप समझें पाबंदियां खत्म की जा सकती हैं। तो असद उमर साहब का ये इंटरव्यू आपने देखा। बढ़ते हैं आगे। कड़कती धूप, लंबी ड्यूटी और तनख्वाह बहुत कम। 50 साल सिक्योरिटी गार्ड वाजिद खान की मैं बात कर रहा हूँ। इनको आने वाले शौकत तरीन के बजट से कुछ उम्मीदें कम ही हैं। वो कहते हैं कभी पानी से रोटी खाकर गुजारा करते हैं तो कभी भूखा ही सोना पड़ता है। बच्चों को बाहर खाना खिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक कहानी ऐसी
जिससे हम समझ पाएंगे कि दिहाड़ीदार तबका हो, मजदूर तबका हो, गरीब हो, उसका गुजर बसर कितना मुश्किल होता है, ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। शाहीन मशाल की रिपोर्ट देखिए। बुलाया कई बार में, किसी ने मेरी गल ना सुनी। सुनवाई ना होना तो वहाँ पे बात करने का फायदा हो। दिल जो है ना, दिल तो वैसे ही मरा हुआ है, क्या खोलना दिल। मेरा नाम वाजिद है, मैं एक किराए के मकान में रहता हूँ। जो मेरी तनख्वाह है वो 15,000 रुपया, 14,000 रुपया किराए का दे देते हैं हम, 1,000 रुपया मेरा बचता है, जो कि किराया आने जाने का किराया लग जाता है। 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। कभी इधर से पैसे लेके उधार उधर डाल दिए, उधर से लिए उधर के, कभी दाल चटनी खा लेते हैं, कभी भूखे भी सो जाते हैं। बाज़ ऐसा भी होता है कि पानी के साथ रोटी खाई है हमने। दिल कर ही आता है बच्चों का यार नाश्ता बाहर से खाना है, हमारे में ये नहीं, क्योंकि जब घर के अखराजात पूरे नहीं होगा तो बाहर का खाना कैसे मंगवा के खिलाएं बच्चों को। जो हालात हैं, हालात के मुताबिक हम तो मरे हुए हैं, जिंदा नहीं हैं हम। जब बिजली के बिल आते हैं तो अमूमन आंखों में आंसू आते हैं। 4 लोग रहते हैं घर में और 12-12 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। तनख्वाह जो मिलती है कभी 12 को मिल गई, कभी 11 को, कभी 13 को, कभी 15 को, लेकिन हम पकड़ दकड़ के मिन्नत की समाजत करके उनको किराया फिर देते हैं। 6 माह से हम कह रहे हैं कि यार तुम्हारी मेहरबानी है, हमारी तनख्वाहें अंदर से अगर बढ़ी हैं तो हमें तनख्वाह बढ़ाएं, लेकिन वो अच्छा जी इस महीने से 6 माह हो गए। गरीबों का ख्याल करें और बजट में कुछ थोड़ी सी ऐसा तरीका इख्तियार करें जो पूरे जो गरीब आदमी है वो उनका जो घर की कफालत जो है वो अच्छी तरीके से हो सके। सैलरी में कम से कम अगर कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 हो तो चलो भी थोड़ा बहुत आटे में नमक चल जाए। गुर्बत के मारे हुए हम लोग, इससे ज़्यादा कौन सी हमें तकलीफ दे बात है। बजट पर आज हम बात करें। मजीद डिस्कशन के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब साहिबा ने। वी हैव विद अस फ्रॉम पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, और नून लीगी रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब आयशा गौस पाशा ने हमें ज्वाइन किया। आप सबको बहुत शुक्रिया कहूँगा। कमल, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्योंकि ज़ाहिर है आप ही गवर्नमेंट का ये बजट है आज जो पेश किया जा रहा है। आवाम का तो एक ही सवाल है, ये जो बजट आज पेश होगा इसमें कोई रिलीफ भी होगा आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच और सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। इंशाल्लाह ताला जी आज बड़ा एक तारीखी दिन है। तीसरा बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत देने जा रही है और जो उम्मीदें लगी हुई हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि स्टेबलाइजेशन पीरियड के बाद टेक ऑफ पीरियड स्टार्ट हो चुका है। आपको अच्छी खबरें आ रही हैं, हर सेक्टर से अच्छी खबरें आ रही हैं। किसान खुशहाल हुआ है। अच्छा। कंस्ट्रक्शन की जो कंस्ट्रक्शन खोली गई पाकिस्तान में, कभी इतना हिस्टोरिक पैकेज कंस्ट्रक्शन को नहीं दिया गया। टेक्सटाइल सेक्टर खोली गई, उसको एक ज़बरदस्त स्टिमुलस पैकेज दिया गया और उसके नताइज भी नज़र आने शुरू हो गए कि आम आवाम तक अब वो इम्पैक्ट ट्रांसलेट हो रहा है। तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ क्योंकि हमारी जितनी एफर्ट्स हैं वो आवाम के लिए। ठीक। हम उस जो एलीट कैप्चर है उससे निकाल के बॉटम अप, जो टॉप डाउन ट्रिकल इफेक्ट था, उसको बॉटम अप पे ट्रांसलेट करने के लिए पूरी कोशिशें, और आप सारी दुनिया जानती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि जो हमारा गरीब तबका है, कमज़ोर तबका है, उसको उठाया जाए। उसके लिए पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि आपका जो एहसास प्रोग्राम था जिस वक्त कोविड-19 से पूरी दुनिया हिट हुई, दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमीज क्लैप्स कर गई, -12, -21 तक हमने बड़े बड़े ताकतवर GDP रखने वाले ममालिक के हशर देखा। ग्लोबल इकॉनमी -3 पे चली गई, ट्रिलियंस का नुकसान हो रहा था। वहाँ पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत रिलीफ मिला और 1.5 करोड़ 60 लाख ख़ानदानों तक जो है वो रीच आउट किया गया। इसके अलावा देखें, लेबर मार्केट जब खुल जाती है, डिमांड बढ़ गई लेबर की। अनलाइक 2016 जब ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि इंडस्ट्री बंद हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हो रही थी, 5 लाख से ज़्यादा लोग मजदूर बेरोज़गार हो गए।
आज कोविड के दिनों में जब दुनिया बंद हुई थी, पाकिस्तान खुल रहा था, एक्सपोर्ट्स उसकी वजह से बढ़ी, और अब हमारी कंजम्पशन ओरिएंटेड हीटेड इकोनॉमी नहीं है। हमने इकोनॉमी को कंजम्पशन कर करके, इंपोर्ट्स कर करके, और वो भी कर्जों से, डेवलपमेंट या हम ग्रोथ शो नहीं कर रहे। ये एक हकीकी ग्रोथ है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसमें आपकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आज पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है, ना सिर्फ ये कि वेंटिलेटर्स बना के पूरी दुनिया में कोविड-19 से रिलेटेड इक्विपमेंट भेज रहा है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई, पाकिस्तान में मोटरसाइकिलों की रिकॉर्ड सेलें हो रही हैं, पाकिस्तान मोबाइल खुद बनाने जा रहा है। तो जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो फिर आम आवाम को रोजगार मिलता है, आम आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ती है, और उसकी वजह से खुशहाली आती है। और वो इंशाल्लाह ताला अब ये मुल्क 60 की दिहाई के बाद दूसरी दफा ये जो है देखने जा रहा है, एक्सपीरियंस करने जा रहा है, और यही सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। ये बूम बस्ट के हम साइकिल से इंशाल्लाह बाहर आ गए, और बहुत जल्द वो टाइम आएगा जब हमें IMF की बैसाखियों की जरूरत नहीं रहेगी। और सबसे बढ़कर ये कि हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसको कल राइट भी मिल गया वोटिंग का, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा करके बाहर से पैसे भेज रहा था, और इस अजाब में जिस वक्त पूरी दुनिया मुब्तला थी कोरोना के और सब बंद था, हमारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को बंद नहीं होने दिया। माशाल्लाह 1 अरब से भी ज़्यादा रेमिटेंसेस सिर्फ पिछले 10 महीने में क्रॉस हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, और मैं इसके लिए अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और उनको मुबारकबाद देती हूँ कि उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं आई और पाकिस्तान चलता रहा। ठीक है कमल आपने इतनी होगा क्योंकि टर्निंग पॉइंट है। इतनी खूबसूरत तस्वीर आपने दिखाई है मुझे कि मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ और अवाम भी बड़ी उम्मीदें लगा लेंगे। लेकिन आप ही की बात से सिर्फ एक पॉइंट पे मैं चाहूँगा एलेबोरेट अगर कर दें। आपने कहा किसान खुशहाल हुआ है। इक़्तिसादी सर्वे जो कल दिया गया उसमें तो बताया गया कि ज़राई शोबे की कारकर्दगी 2.7% रही है, हदफ 2.8 था, और स्पेशली कपास का काश्तकार वो तो खुशहाल नहीं हुआ। नहीं देखें, कपास में जो उसकी थी प्रोडक्शन थोड़ी सी ड्रॉप हुई, बिकॉज स्टडी दल का जो इम्पैक्ट होता है उसके जो स्प्रेज होते हैं उसकी वजह से कपास की फसल में मसला है। लेकिन कपास का रेट फिर डबल हुआ। कपास की प्रोडक्शन अगर ड्रॉप हुई तो उसका रेट डबल हो गया, उनको उस तरीके से ठीक है कमल पॉइंट आ गया। 6 हमारी बम्पर क्रॉप हुई। ठीक है एग्जैक्टली, स्पेशली वीट की बम्पर क्रॉप हुई है। ठीक है कमल साथ रहेगा। फैसल साहब गुफ्तगू आपने सुनी, मैं दोबारा कहता हूँ बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई गई है। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, टेक ऑफ कर रही है पाकिस्तान की इकॉनमी। आपकी भी उम्मीदें हैं सर बन गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कंवल साहबा ने अभी एक बजट की तस्वीर पेश की जो कि कहने में तो बहुत आसान है और बहुत अच्छी है, और अगर ये आवाम सुनेगी तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी होगी। लेकिन चंद घंटों बाद जब बजट पेश होगा आपको उसकी हकीकत का पता चलेगा कि उस बजट में क्या है। पहली बात तो यह है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस रेशो से महंगाई बढ़ी है, उम्मीद है कि उसी रेशो से जो है वो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह भी बढ़ाएंगे। कितनी बढ़नी चाहिए सर? आपकी नज़र में कितनी बढ़नी चाहिए? हुकूमत को क्या करना चाहिए? आप होते तो क्या करते? मैं तो देखिए ये तो देखे हम तो ये देखिए हमने तो किया है। हमने तो 100% तनख्वाह बढ़ाई थी, 175% हमारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की तनख्वाह बढ़ाई थी। नहीं, हालात देखते हुए सर, कोविड के हालात देखते हुए, अपनी जेब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि तनख्वाह कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी बढ़ सकती है? देखें, ये तो अभी फ़िलहाल ये कर रहे हैं कि 15% या 25%, जो कि मैं नहीं समझता कि 15 और 25% कोई है। हक तो ये है कि 50% तनख्वाह बढ़े, क्योंकि अगर रेशो देखें, हमारे दौर के रेशो को देखें, जब 100% बढ़ाई उस वक्त भी मईशत जो है वो ख़राब थी दुनिया में। हमने फ्लड गुजारा था एक 2010 का, स्वात ऑपरेशन, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन, सारा कुछ शुरू था। हमारे सिचुएशन मुल्क के ख़राब थे, दहशतगर्दी थी। आपके दौर में कोरोना नहीं था सर? देखें, कोरोना से बड़ी बीमारी थी। क्या दहशतगर्दी बीमारी नहीं थी? क्या खुदकुश धमाके नहीं थे? क्या टारगेट किलिंग नहीं थी? क्या बम धमाके नहीं थे जो हमें डिक्टेटर ने तोहफे में दिए थे, जो अफगानिस्तान की जंग में अपने आप को धकेला था? आप 2010 का फ्लड आपको भूल गया? आप बताएं, लाखों की तादाद में स्वात में जो माइग्रेशन हुई थी और हमने उनको वापस सेटल किया।
फिर उसके बाद वज़ीरिस्तान ऑपरेशन को देखें, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा सर, उनकी ज़ाहिर है अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब के हालात देखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है बजट तो आप लोगों को भी देना है, अपने सूबे में देना है, तो फिर जो तनकीद आप अभी वफाक पर करेंगे, जो मामला हम वफाक में देखेंगे, फिर वो कल को सर सिंध में भी तो यही मामला हम एक्सपेक्ट करेंगे। बात दुरुस्त है, मैं कह रहा हूँ बकौल आपके, मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ कि इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, बम्पर क्रॉप हुई है गन्ने की, लेकिन रोटी और आटा सस्ता नहीं हुआ, चीनी सस्ती नहीं हुई। ठीक है, चलें, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है सर, इसका रिस्पांस लेते हैं। आयशा गौस साहिबा, आप भी गुफ्तगू सुन रही हैं, ये चूँकि कमल साहिबा ने बताया कि चीज़ें बहुत बेहतर समत में जा रही हैं और फैसल करीम साहब कहते हैं कि चलिए मान लेते हैं बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, तो ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। फिर रोटी सस्ती क्यों नहीं है, फिर चीनी सस्ती क्यों नहीं है, फिर हम जब बाहर कुछ लेने जाते हैं कुछ सस्ता क्यों नहीं मिलता? आयशा साहिबा के साथ मौजूद हैं आप तो। हेलो जी, आयशा साहिबा आवाज आ रही है? उनकी आवाज अब उनकी एंकर की आ रही है, बाकियों की नहीं। अच्छा, चले मैं जी बिल्कुल आयशा साहिबा आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, मैं इसको फिक्स भी करता हूँ कि उनकी गुफ्तगू आप सुन पाए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कमल साहिबा ने एक पूरी ब्रॉडर पिक्चर पेश की है कि जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल, हम टेक ऑफ पोजीशन में है, बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और कोई मसला नहीं है, और वो कहते हैं कि इंशाल्लाह आवाम दोस्त बजट आएगा। लेकिन फैसल साहब का सवाल बड़ा अहम है, वो कहते हैं कि अगर बम्पर क्रॉप्स हुई हैं तो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं है, रोटी सस्ती क्यों नहीं है, चीनी सस्ती क्यों नहीं है, कुछ भी लेने जाओ सस्ता कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल मुनासिब बात कह रहे हैं फैसल साहब। देखिए पॉइंट ये है कि अगर बम्पर क्रॉप होती है, अगर सप्लाई साइड, जैसे बम्पर क्रॉप का मतलब क्या, आपके पास बहुत फरावानी हो गई उस कपास की या खैर कपास की तो नहीं, बीज की या जो भी आप कह रहे हैं, तो उसकी लाजमी फिर ये होता है कि सप्लाई ज्यादा हो जाती है और तो 3 से कम होनी चाहिए अगर ये इस तरह हो जाए। ये नहीं हो पाया है, इसमें तो ये जो हाई इन्फ्लेशन को, अफराती ज़र को, कीमतों को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। इसमें मैं ये कहती हूँ 3-4 चीज़ों में गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है और इसकी वजूहात ये ठीक से डायग्नोज नहीं कर पा रही, इसकी हैंडल नहीं कर पा रही। देखिए इस वक्त जो पिछले अरसे में तो हमें पता था माफिया ने क्या रोल प्ले किया, ठीक है, बढ़ गई जो भी था, आपके पास चीनी थी, बीज थी, इसको आपने पहले एक्सपोर्ट कर दिया, बाद में इंपोर्ट कर दिया और फिर इस तरह मिसमैनेज हो गया कि जब एक्सपोर्ट करने में भी सब्सिडी मिल गई, इंपोर्ट करने में भी हायर प्राइस हो गया, तो लोगों तक आम पहुंच नहीं पाया। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इसने प्राइसेस को स्टेबल ना आने पे। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट रही है वो ये है कि जो प्राइस लेवल रिटेल लेवल पे है ये ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए कि गवर्नमेंट की फेलियर रही प्राइस को कंट्रोल करने में। इस पे रोल ज्यादातर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी होता है, वो भी वहाँ पे भी हमने देखा कि फेलियर रहा कि लोग नहीं, हर चीज की प्राइस कंट्रोल और स्टेबलाइज नहीं रह पाई। ये इस इन दोनों चीजों के साथ साथ इनकी मैक्रो इकोनॉमी भी गलत हुई है। अच्छा, ये इन्होंने जो इतना ज्यादा बजट डेफिसिट कर दिया है और इतना ज्यादा पैसे जिसे कहने छापे हैं, उसका ना कहीं तो असर आना था। तो ये असर उस तरह इनका अभी तक आ रहा है कि जो आपने पैसे छापे, यानी मैं आपको जरा नंबर जगह दूं, पिछले सालों में एक्स्ट्रा पैसे जो मनी सप्लाई हुई है वो 17% हुई है, जो पहले हुआ नहीं करती थी, कभी भी नहीं हुई थी। आप जब इतने पैसे लोगों को दे देते हैं, वो जाते हैं जाके खर्चे करने शुरू कर देते हैं, तो ये बात आगे बढ़ती है और सो ऑन सो फॉर्थ। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन किस तरह कंट्रोल किया जाए, उसमें मुझे थोड़ी कमी नजर आ रही है, ताकि वो जो मुख्तलिफ अलग किस्म के फैक्टर्स, अलग किस्म की चीज को इन्फ्लेट कर रहे हैं, प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहे हैं, ये नहीं कंट्रोल हो पा रही। दूसरा कुछ जो एग्रीकल्चर का जो बूम का दिखा रहे हैं पिछले साल का कि ये बम्पर हो, मैंने थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का डेटा देखा, यूएसडीए का डेटा, सब देखते हैं ये जानने के लिए, उनके पास सैटेलाइट इमेजरी के पता चलता है कौन सी जगह कितनी चीज की क्या प्रोडक्शन हुई है। उसमें इतना बम्पर नजर नहीं आ रहा है जितना ये तवक्को कर रहे हैं कि इनके पास बम्पर हो जाएगा। तो ये भी गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि क्या वजह है हमेशा यूएसडीए का डेटा
ठीक बताता है कि क्या होगी आपकी, किस तरह की पैदावार होगी। तो ये जो 27 तक पहुंच गए वीट वगैरह, ये सब्सटैंशिएट नहीं हो रहा है। ये तवक्को इनकी है कि 27 क्रॉस कर जाएगी वीट, लेकिन ये डेटा एक्सपेक्टेशंस हाई हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये कम से कम यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो सैटेलाइट से डेटा आता है, जो कि हमेशा ऑथेंटिक रहता है, वो नहीं दिखा रहा है। शायद इनकी तवक्कुआत जरूरत से ज्यादा है, या शायद इनके पास इंफॉर्मेशन पहले नहीं है। और ये पहले भी हो चुका है कि ये वीट की और बाज़ चीजों की इनकी जो पैदावार की एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होती। ठीक है, इस पर मैं रिस्पॉन्स भी लूंगा और इमरजेंसी क्रिएट होती है। ठीक है आयशा साहब, मैं आपको जी प्लीज इफ यू वांट। इमरजेंसी पहले भी हो चुकी है, आपने पहले भी देखा है कि ये हुआ है इनको कि इन्होंने हाई क्रॉप एक्सपेक्ट करके इजाजत दे दी एक्सपोर्ट की, और बाद में पता चला ये ज़ाहिर है ये एक गलती हुई है, बड़ी गलती हुई है। इस पर मैं रिस्पांस भी लूँगा कमल से, लेकिन मुझे बस आयशा एक बात और बताएगा, बिकॉज ज़ाहिर है बतौर वज़ीर ख़जाना कई बार बजट आप पेश कर चुकी हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज होता है, कितनी इसमें तैयारी होती है, कितना वक्त लगता है, और उसके बाद जब इतनी तैयारी इतनी मेहनत के बाद बजट पेश किया जाए और उसके बाद कॉपियाँ फाड़ दी जाएँ, तो दुख तो होता है वज़ीर ख़जाना को। देखिए दुख बहुत होता है। मैं वज़ीर ख़जाना के साथ साथ एक इकोनॉमिस्ट हूँ, प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट। वो मेरा असल टेक्नोक्रेटिकली टेक्निकल इकोनॉमिस्ट हूँ। मुझे लिए बड़ी तकलीफ की चीज़ है, दो चीज़ें। एक कि जिस तरह हम बजट मेकिंग करते हैं पाकिस्तान में, जिस दिन हम बजट पेश कर रहे होते हैं, हमें पता होता है इसमें से बहुत सी चीजें पूरी होने ही वाली नहीं है। कई दफा ये होता है कि रेवेन्यू आप प्रोजेक्ट कर देते हैं, आपको 100% 100% आप किसी से कहें चलो तुम इस वक्त कुरान पे हाथ रख के कहो, तुम्हें लगता है ये रेवेन्यू हो जाएगा, वो शायद नहीं करेगा। ये देखे ना, ये आपकी अपनी बात में ये चीज है कि आप लोगों को पता होता है कि हाई टारगेट्स और जो बातें की जा रही हैं, तो फिर ये स्पेस तो पीटीआई को भी देनी चाहिए। फेडरल लेवल पे क्योंकि IMF के हम टारगेट मीट कर रहे होते हैं, हम वो चीजें कंसीड कर जाते हैं जो हमें पता होता है हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन चलिए मैं इस IMF पर बात डिटेल से आगे चल के करूंगा आयशा, लेकिन बस मुझे एक बात बताइएगा, क्योंकि आपने खुद कहा कि एक बहुत मेहनत होती है और इससे बजट बनता है, तो फिर एक जुमले में अगर आप ये मुझे कह दें, बल्कि अपने साथ जो और गेस्ट भी हैं स्पेशली फैसल करीम कुंडी साहब को, कि मेहनत बहुत होती है, तो इस बार हम सब ये ज़रूर कहें स्पेशली ऑपोजिशन के बजट की कॉपियाँ फाड़ेंगे नहीं। विल डिस्कस इट। देखिए हम तो बारहा कह रहे हैं कि हमें डिस्कस करना है। हमने तो किसी स्टेज पे ये नहीं कहा, हमने तो इनफैक्ट ऑपोजिशन आई थी तो आन के 3 साल पहले ओपनिंग स्पीच पे जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उसने कह दिया था आए चले इकोनॉमी में बैठ के, क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, चार्टर ऑफ द इकोनॉमी बनाते हैं, मिल बैठ के तजवीज़ निकालते हैं, तो हम पर तो बड़े बड़े इल्जाम। तो आज PMLN जो है वो ऐसा कोई एहतजाज नहीं करेगी, कॉपियां नहीं फाड़ी जाएंगी, समझूं मैं? देखिए हम सिर्फ एक बात ये कहना चाहते हैं कि 3 साल के बाद पाकिस्तानियों की वो हाल है कि अब हमें अपने वापस पाकिस्तानियों को मुंह दिखाना है, तो हमने ऐसा कोई बजट में इनका साथ नहीं देना है, पास होने नहीं देना है, जिससे फिर एक आम पाकिस्तानी की मयारी जिंदगी कम हो रहा हो। गुर्बत में इजाफा हो रहा है, जो हमने देखा कोई 20 करोड़ 2 करोड़ लोग और गुर्बत के नीचे गिरे पिछले 3 साल में। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हमने देखा जो अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 2018 में था, उसमें ये इनकी हुकूमत के दौरान तकरीबन कोई 50 लाख लोग और अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार हो गए। हमने देखा अफराते दर जो हमने छोड़ा था 3 के करीब लगभग, तो ठीक है, ये जाहिर है ये पॉइंट्स आपके पॉइंट आपके आ गया, तो ज़रा आपको देखनी है और इसलिए आप कहते हैं कि बजट अगर ऐसा आएगा तो आप उससे पास नहीं होने देंगे। थैंक यू आयशा, आप साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। कमल आपकी तरफ आने से पहले मैं चाह रहा हूँ, चूँकि ज़ाहिर है बहुत सवाल इकट्ठे हो गए आपके लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने काम किया, जो बात की तामीराती शोबे से मुताल्लिक, जो फैसिलिटेट किया गया तामीराती शोबे को, तो उससे मुताल्लिक भी हम आपसे बात कर लेते हैं कि तामीराती शोबे के लिए जारी एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान में तामीराती सरगर्मियाँ फैल रही हैं, और इस हवाले से कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के काम हम देखते हैं कि वो हो ही नहीं रहे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अहम शख्सियात जहां बजट में एमनेस्टी स्कीम में मजीद तौसी का मुतालबा करें, वहीं सिंध हुकूमत से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट तरीन निज़ाम के खिलाफ सख्त एक्शन भी चाहती हैं। तामीराती शोबे के अहम अफराद ने समा से की है खुसूसी गुफ्तगू। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं।
पाकिस्तान भर में 25 से ज्यादा तामीराती मंसूबों के रूह रवा। हनीफ गौहर कहते हैं पाकिस्तान में 1.25 करोड़ घरों की कमी और इमरान खान के सस्ते घरों की तामीर का ख्वाब पूरा करने के लिए तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम को मजीद तौसीह देना होगी। तामीराती पैकेज का जो डेट दी हुई है जो कि 30 तारीख को ख़त्म होने जा रही है और जो फिक्स टैक्स रिजीम है FTR वो 31 दिसंबर को ख़त्म होने जा रहा है। तो मेरी ये हुकूमत से गुजारिश होगी कि इसके अंदर एक्सटेंशन करें, कम से कम 1 साल की एक्सटेंशन करें। जो ये 2 साल से कोरोना के जो मामला चल रहे हैं तो वो लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। कंस्ट्रक्शन सेक्टर मैं समझता हूँ कि इन तमाम इकदामात की वजह से 35 से 40% जो तो बहाल हुआ है। अभी इसके अंदर तकरीबन 60% की गुंजाइश मौजूद है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के साबिक चेयरमैन आरिफ जीवा तामीराती शोबे में बढ़ती हुई लागत को इस शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट करार देते हुए बजट में तामीराती शोबे के खाम माल पर महसूलात में कमी का मुतालबा करते हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट को चाहिए कि बजट के अंदर जो RDs और ARDs लगी हुई हैं स्टील पे, सीमेंट पे, टाइल्स पे, इनको जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे बड़ा इशू है। तामीराती शोबे की नुमाइंदा तंजीम आबाद के मौजूदा चेयरमैन फैयाज इलियास ने समा को बताया कि एमनेस्टी स्कीम के तहत तामीराती शोबे में 350 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स मंजूर हो चुके हैं जबकि 500 अरब रुपए के मंसूबे पाइपलाइन में हैं। इसलिए इस एमनेस्टी स्कीम में तौसी लाजमी है। ताहम कराची में एमनेस्टी स्कीम के बावजूद तामीराती सरगर्मियाँ ठप पड़ी हैं जिसका सबब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का करप्ट तरीन निज़ाम है। हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हम बात करें ख़ास तौर पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाना या इलीगल कंस्ट्रक्शन होना, वहाँ से इनके इतने बड़े इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ये लीगल कंस्ट्रक्शन है वो उस पर वो चाहते हैं कि उस पर काम ही ना हो। तो हमारी ये 12 डिस्कशंस रही हैं सिंध गवर्नमेंट से, उनकी तरफ से ये चीज़ें बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है लेकिन कोई खातिर ख्वाह हमें जो कोई रिजल्ट हमें अभी तक मिल नहीं सका। कराची रियल्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इरफान आलम का मानना है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितनी अहमियत बिल्डर एंड डेवलपर्स की है उतनी ही अहमियत का हामिल रियल एस्टेट का शोबा भी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी बनाकर रियल एस्टेट एजेंट्स की रजिस्ट्रेशन को लाजमी किया जाए। बजट में मैं हुकूमत से तवक्का करता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ है कि जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं मार्केट में उस वक्त वो 3 वैल्यू पे ट्रेड हो रही हैं आज भी, जिसमें एक वैल्यू DC वैल्यू है, एक FBR की वैल्यू और तीसरी वैल्यू वो जिसमें वो मकान या प्लॉट वो ज़्यादा बिकती है। फेयर मार्केट प्राइस के ऊपर पूरे पाकिस्तान में होने वाली ट्रांजैक्शंस को ले आइए और टैक्सेशन का रेशो जो इस वक्त 3% पर है उसको ओवरऑल 1% पे ले आइए जिसमें 0.50 वफाक की तरफ चला जाए और 0.50 सूबे की तरफ चला जाए। तामीराती शोबा मुल्क की तरक्की और रोजगार की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस शोबे में तेजी से बढ़ती हुई तामीराती लागत का सबब सीमेंट, स्टील और टाइल्स एंड सेरेमिक्स बनाने वाली कंपनियों का गठजोड़ करार दिया जाता है जिसका हुकूमत को नोटिस लेना होगा। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। रिपोर्ट आपने देखी। कमल, मैं आपकी जानब दोबारा आना चाहूँगा। यूँ तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं सोच ये रहा था, सॉरी इस पैकेज पर जाने से पहले मैं सोच रहा था कि आपसे मैं पूछूंगा कि अगर बम्पर क्रॉप्स हुई हैं तो चीज़ें सस्ती क्यों नहीं। बट मुझे पहले इस रिपोर्ट पर प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिएगा कि जो मुतालबा किया गया है कि सीमेंट, स्टील, टाइल्स, सिरेमिक्स इस पर रेगुलेटरी एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ख़त्म किया जाए, ये मुतालबा है। तो क्या हुकूमत इस बारे में भी सोच रही है कि ऐसा किया जाए? बिकॉज तामीराती शोबे पर फोकस है आपका। जी 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा। मैं अशिया खुर्दोनोश और ख़ास तौर पे आटे की बात कर रहे थे, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूँ। देखिए, अगर एक शख्स 100 रुपया कमाता हो तो उसको 10 रुपए की चीज़ जाहिर है बहुत ज़्यादा महंगी लगेगी, लेकिन अगर एक शख्स 300 रुपए कमाता हो तो वही 10 रुपए की चीज़ का इम्पैक्ट उसकी परचेजिंग पावर से बेहतर हो जाएगा। किसान के पास बम्पर क्रॉप आने का मतलब ये कि आपकी रूरल इकोनॉमी में 1100 अरब रुपया इंजेक्ट हुआ है जिसने किसान को इंसेंटिवाइज किया है कि वो अगली दफ़ा भी अच्छी क्रॉप लगाएगा और प्लस उसकी परचेजिंग पावर को भी इंक्रीज़ किया है। अब हुकूमत को फिर इस तरह मामलात में सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसी को ही किसान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो कह रही थी कि जी आटा सस्ता क्यों नहीं, आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अपना फार्मूला देख लीजिए कि जब गंदम को इंसेंटिवाइज किया था तो उन्होंने उसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाई थी और उसके बाद गंदम की हमारे पास तरसील बढ़ गई थी और हमने उसकी एक्सपोर्ट बढ़ा दी थी। तो अभी भी वही फार्मूला हो रहा है कि जो मिडल मैन पहले कमा रहा होता था वो उसकी बजाय डायरेक्ट किसान को जा रहा है। और अगर रोटी की बजाय आप आवाम की परचेजिंग पावर बढ़ा देंगे तो रोटी बेशक 10 रुपए की मिले, आवाम के पास 10% ज़्यादा इजाफा हो रहा है इनकम का जो हमने अंदाज़ा लगाया है इस साल में, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो इसको रिलेटिव टर्म्स में देखें कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और चीज़ें उतनी ही रहें
और उनकी भी तरसील बढ़ जाए, डिमांड सप्लाई चेन में बेहतरी आ जाए, तो आपको उसका इम्पैक्ट नहीं आता, वो महंगाई की शरह में कमी ही काउंट होती है। अब आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाएं। देखिए अनफॉर्चुनेटली बैठे हुए हैं यहाँ पे कुंडी साहब भी, इनकी हुकूमत को चाहिए, 13वां साल है सूबे में, कि कराची की ओनरशिप लें, अब उससे इंतकाम लेना बंद करें और थोड़ी कॉम्पिटेंस दिखाएं। आप हेल्थ सेक्टर देख लें, एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप सेक्टर उठा लें। इवन आप सिंध का, मैं कुछ भी नहीं इल्ज़ाम तराशी करी, आप सिर्फ गूगल पे जाएं, इनकी साइट पे जाके देख लें, जो इनका एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका सिर्फ 64 अरब रुपया ये इस्तेमाल कर सके 200 अरब में से, जो बाकी का बजट लैप्स कर गया, विच शोज के इनमें 13 सालों में भी इतनी कॉम्पिटेंस नहीं आई गवर्नेंस की कि ये इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें और वो बजट भी यूज़ कर सके। इसी तरह कंस्ट्रक्शन में ये हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए पूरे फोरक्लोर लॉज बनाए गए। हाई कोर्ट में हमारा केस फंसा रहा पंजाब में, लाहौर में, तो वो जिस तरह ही रिजॉल्व हुआ, आपने देखा हमने जो सस्ते घरों की कंस्ट्रक्शन है वो शुरू कर दी और जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व किया। अनफॉर्चुनेटली सिंध की साइड से, कराची में जहाँ कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है, जहाँ जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, और पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ रोजगार कमाने जाते हैं, वहाँ इनके इश्यूज ही रिजॉल्व होके नहीं दे रहे, ना इनकी नीयत लग रही है, ना चलें इस पर कमल, मैं उनसे बिल्कुल मैं उनसे जरूर रिस्पॉन्स लूंगा। सिर्फ मैं बता दूं, अभी आज बजट पेश होगा, तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी 40+ के करीब इंडस्ट्री है, जिसमें सीमेंट है, बाकी चीजें हैं, उसके ऊपर हुकूमत तो इंसेंटिवाइज कर रही है। और जो ये एमनेस्टी स्कीम लाई गई थी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कंस्ट्रक्शन के लिए आज तक कभी इतने बड़े बड़े सपोर्ट्स और इतने बड़े पैकेजेस नहीं दिए गए। इसने हमें लिटरली इम्पैक्ट किया है कि कोरोना के दिनों में जो पूरी दुनिया बंद थी, तो हमारा वो सेक्टर खुलने की वजह से लोगों को रोजगार मिला। और आयशा पायशा साहिबा जो फिगर्स कोट कर रही थी वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि जब PSLM की तो अब रिपोर्ट आई है 2019 के और 20 की जो सर्वे हुआ था, और लेबर सर्वे तो मतलब एक ज़माने से आपने कंपाइल करते हैं, कोई सोर्सेज होती हैं, इस तरह तो प्रोजेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होती। मेरे पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो पढ़े हुए फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो ये शो नहीं कर रहे जो ये आके कोट करते हैं। तो इसलिए आप भी, मैं समझती हूँ कि सिंध हुकूमत को थोड़ा पाकिस्तान को ओनरशिप लेनी चाहिए, और बुग़्ज़े इमरान खान में अगर आप लोगों की रोजगार पे लात मारेंगे तो इसका आपको ही नुकसान होगा, पूरे पाकिस्तान को नुकसान। ठीक है कमल, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थी आप और हमसे गुफ्तगू करनी थी। मैं कुंडी साहब से भी इस पर रिस्पांस लूंगा, लेकिन इस वक्त डॉक्टर अक़दस साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर बात हैं। सर आपको भी वेलकम करेंगे शो में। गुड मॉर्निंग सर। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, गुफ्तगू आपने भी सुनी, मैं एक रिपोर्ट सिर्फ दिखाना चाह रहा था। महकमा रेलवे के गरीब कुल्ली महंगाई के बायस शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुतालबा उनका क्या है कि जो नया बजट आ रहा है उसमें रिलीफ मिले। इस साल भी उनके लिए कोई पॉलिसी अगर नहीं आई तो नौबत फाकों तक पहुंच जाएगी। दानियाल सत्तार की रिपोर्ट देखिए। रेलवे स्टेशन पर सामान का बोझ उठाने वाले हजारों कुल्ली हुकूमत से नए बजट में कई उम्मीदें लगाए बैठे हैं। ख्वाहिश है, जिंदा रहना चाहते हैं, आसानी से खा पी सकें, आसानी से, मतलब इतना हो गया गुजारा हो जाए। महल माड़ियाँ तो बनाना नहीं चाहते। कुलियों के मुताबिक महंगाई बढ़ रही है और कोरोना की वजह से आमदनी कम हो गई। ऐसे में 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। 12 दिन हो गए मेरे आए हुए, 12 दिन में 1000 रुपया मुझे मजदूरी 12 दिन में नहीं बची है, 100 रुपया दिन में नहीं बचा है। जो 250-300 रुपया कमाते हैं वो 3 टाइम का खाना खा लेते हैं। ज्यादातर कुल्ली रोजाना 3 या 400 रुपए ही कमा पाते हैं। ठेकेदारी सिस्टम के बायस इन्हें आमदनी का एक हिस्सा ठेकेदार को अदा करना पड़ता है। मैं टैक्स ना लगाएं, इसी पर ख़त्म करें। टैक्स लगाएगा महंगाई और होगी, ना इनकी पेंशन है ना सैलरी है। 100 रुपया कमाते हैं, उससे 30 रुपये जमा कराते हैं। कुलियों का मुतालबा है कि उन्हें महकमा रेलवे का बाकायदा हिस्सा बनाकर मराद दी जाएं, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ दानियाल सत्तार, समान, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द डिस्कशन मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात जब हम करें कि उसमें क्या मसाइल हैं, तो इसलिए हमने एक कुल्ली की कहानी आपके सामने रखी। फैसल करीम कुंडी साहब, मुझे अब ज़रा बताइएगा, जो कमल साहबा ने भी बात की और उससे पहले हमने रिपोर्ट भी दिखाई, जो कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बायस काम ना होने के बराबर है। ये तो इदारे होते हैं फैसिलिटेट करने के लिए, लेकिन सवाल इदारों पर उठ रहा है, कारकर्दगी पर उठ रहा है। योर रिस्पॉन्स सर। देखिए, अच्छी बात होती जब भी आप ये रिपोर्ट कंवल साहबा की मौजूदगी में कुल्ली की जो आपने रिपोर्ट दिखाई बता देती कि उनको बताती कि परचेजिंग पावर कितनी बढ़। नहीं, वो बिल्कुल साथ है, उन्होंने इस रिपोर्ट देखी है, बता रहे हैं।
अगर मैं बात कंप्लीट कर लूँ तो अच्छी बात होगी, अगर मुझे आप इंटरप्ट ना करें। शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं, ऐसी बातें सर, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप मैं बता रहा था कि वो साथ मौजूद है, वो सुन रही थी रिपोर्ट, बस मैं चाह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन पे प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छी बात है। देखें, अच्छी बात है, इसमें वो नहीं है अभी, क्योंकि आपने उधर उस वक्त कह दिया था कि वो जा रहे, इसलिए मैं कह रहा था। सही, ठीक है, आपने ये बता दिया। देखें, आपने बिल्डिंग की बात की, बिल्कुल सूबाई हुकूमतों को चाहिए, चारों सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि बिल्कुल ताउन होना चाहिए। लेकिन जो आपने हाउसिंग की बात कंवल साहब ने की, मैं बताना चाहता हूँ, और आपको भी चाहिए था कि वो दिखाते कि सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के फ्लैट्स बने थे, वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन को दिए। जहाँ पे हमारे दौर में जो फ्लैट लाहौर में और पेशावर में शुरू हुए थे वर्कर वेलफेयर बोर्ड के, जो कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन को मिलने थे, वो इन्हें हाउसिंग प्रोजेक्ट शो करके वहाँ के लोगों को जो है वो उसी तरीके से जैसे इनका प्रोजेक्ट है जो आप पैसे दें और उस पर, हालांकि वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन का था। आज अच्छी बात होती कि अगर आप रिपोर्ट दिखाते कि इन 3 साल दौर में 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मिली हैं और कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, ये भी एक रिपोर्ट होती तो मैं समझता कि आपको पता होता ये रिपोर्ट वैसे सर हमने कल दिखाई थी, हजारों की। अच्छा, मैंने नहीं देखी, सॉरी, अगर आप दिखाई, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या था। हजारों की तादाद में जो है लोगों को निकाला गया है और भर्ती कितनी की है, 1 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया गया था, एवरेज हिसाब से अगर आप देखते तो आप एवरेज निकालते कि कितने लोगों को भर्ती कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया। आपने असद उमर साहब की वही वादा दिखाया, वही असद उमर साहब हैं जो 1 करोड़ नौकरियां दे रहे थे और 50 लाख घर दे रहे थे 5 सालों में। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में वो जो पिछले जो 2 साल की जो डेफिसिट है वो इसे पूरा करेंगे, नौकरियों के हवाले से भी और जो इनके घरों के हवाले से भी है। अब हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की अशिया को कितना सस्ता करते हैं। आप कह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप हमने किसानों को फ़ायदा दे दिया, किसानों को फ़ायदा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब फुटपाथ पे जो डेली वेजर है उसको क्या 2 टाइम की रोटी मिल रही है, क्या उसको सस्ती दवाई मिल रही है, क्या उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें जो उसको सस्ती मिल रही हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि हमारे लोग खुशहाल हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों को खुशहाल कर दिया, हमने किसानों को खुशहाल कर दिया। ये तो जब बात आई किसानों की तो फिर बात होगी ना। अगर बम्पर क्रॉप, आपने पीपल्स पार्टी के दौर की बात की, हम जब आए थे उस वक्त सिचुएशन और थी, उस वक्त हम एक जंग से गुजर रहे थे। उस वक्त पहले साल में जब हम आए थे तो हम गंदम जो है इंपोर्ट कर रहे थे, अगले साल हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे। आप मवाजना कर लें उस वक्त के रेट्स का और आज के रेट्स का मवाजना कर लें, एवरेज निकालने की उस वक्त महंगाई ज़्यादा थी या आज ज़्यादा थी। लेकिन मैंने साथ साथ कहा कि हमने उस वक्त जो है तनख्वाहें लोगों की बढ़ाई थी, 100% सरकारी मुलाजमी की तनख्वाहें बढ़ाई थी, हमने पेंशन बढ़ाई थी, हमने और बढ़ा दी थी। अगर उसी एवरेज से, जिस एवरेज से इन्होंने महंगाई की है, उसी एवरेज तनख्वाहें बढ़ा दें, हम अप्रिशिएट करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि हम कहेंगे कि हमने कापियाँ फाड़ दिए, आपने गलत बजट दिए। अगर आप उसी एवरेज से लोगों को सहूलियात देंगे जिस एवरेज से औसत से आपने महंगाई की है, तो हम अप्रिशिएट करेंगे कि आपकी हुकूमत ने अच्छा काम किया। यानी ये डिमांड है सर कि 100% होना चाहिए सैलरीज में, ये डिमांड है। देखें, हमारे दौर में तो मईशत ख़राब थी, इन्होंने तो बहुत मईशत बेहतर कर दी है और ये बता रहे कि मईशत पहले पाकिस्तान में इससे बेहतर नहीं थी, तो हमने तो 100% बढ़ाई थी, आप उससे ज़्यादा बढ़ा दें। हमारे दौर में तो मईशत ख़राब थी, आप उससे ज़्यादा बढ़ा दें, अच्छी बात है। हम तो नहीं कहते कि न बढ़ाएं, हम तो ये नहीं कहते आप कंपटीशन, अब तो कहते हैं अच्छी बात है, आपने मईशत बहुत बेहतर कर ली है। पता चल जाएगा आज शाम को कि आपने मईशत बेहतरी के बाद ये कुंडी साहब आपका वैलिड पॉइंट है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि जब इतनी तारीफ की जा रही हो और ये दिखाया जा रहा हो कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो फिर वाकई आवाम ये सोचती है। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि वाकई पे सैलरीज उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, परचेजिंग पावर बढ़नी चाहिए। कुंडी साहब सॉरी वक्त थोड़ा सा कम था, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, तालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि वो क्या राय रखते हैं सारे पॉलिटिशियंस की गुफ्तगू सुनने के बाद, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। बात हम आज कर रहे हैं बजट की और आवाम की नज़रें हैं कौमी असम्बली के होने वाले इजलास पर। इजलास से पहले ज़ाहिर है बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं। हुकूमत कैसा बजट लाएगी, कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद चीज़ें कुछ ना कुछ वाज़ेह तो हुई हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। फवाद साहब, बुनियादी और सादा सा सवाल, क्या आवाम दोस्त बजट आएगा? क्योंकि बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की जा रही है कि चीज़ें बहुत बेहतर हैं। देखें जी, अवाम दोस्त से मुराद 2-3 चीजें होती हैं सर। पहली बात तो ये है कि बजट ऐसा होना चाहिए जिससे महंगाई में इजाफा ना हो। दूसरा ये है कि नौकरियां पैदा हों, और नौकरियों से मुराद ये है कि ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल, जब आपकी इकोनॉमी बढ़ रही होगी, ग्रोथ हो रही होगी, तो नौकरियां पैदा होंगी। अब इस वक्त जो तमाम ये चीजें इसलिए मुस्बत हमें नजर आ रही हैं कि पूरी दुनिया के जो इस वक्त कोविड के बाद जो बिजनेस के हालात हैं वो बड़े बुरे हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जो है
उसमें तारीखी महंगाई है इस वक्त, और उनकी जो इकॉनमी है वो बुरी तरह से उखड़ गई है। सो इस वक्त दुनिया के हालात को देखते हुए जब हम पाकिस्तान पे नज़र डालते हैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हिंदुस्तान जस्ट करब से गुजर रहा है। नेपाल, बाकी इवन फर्स्ट वर्ल्ड के जो मुल्क हैं, हम उससे बहुत बेहतर हैं। और आज अगरचे महंगाई जो है वो 27% महंगाई हुई है, लेकिन हम साथ हमारी जो फीकस आमदनी है उसमें 37% इजाफा हुआ है। यानी जो हमारी कुव्वत खरीद है वो लोगों की उसी तरह से बढ़ी है जिस तरीके से हमारी जो महंगाई है वो हुई है। उसके साथ साथ जो हमारी मईशत की ग्रोथ है, जहाँ पे पूरी दुनिया में 1.5%, 2% के ऊपर ग्रोथ हो रही है, हमारी ऑलमोस्ट डबल हुई है, यानी 4% के ऊपर हम पहुँच गए हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस साल हम जो है और एक्सपेंड करेंगे। जो बजट में जो सबसे बड़ा जो कह दीजिए कि जो डर था वो था कि बिजली की कीमतों में हमें मजीद इजाफा करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो सबसे ज़्यादा ज्यादती की वो ये की कि इतने महंगे बिजली के प्लांट लगा दिए कि आप उनसे बिजली बनाएं ना बनाएं, आपने उनको पैसे देने हैं। सो इस साल आप तकरीबन 1000 अरब रुपया बिजली की जो प्लांट्स हैं उनको आप कैपेसिटी पेमेंट्स आप कर रहे हैं। फिर जो इन्होंने किया कि इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया, उसका हमें सूद भी देना पड़ता है, प्रिंसिपल भी देना पड़ता है। तो इन मुश्किलात के बावजूद हमने जो इस साल अभी इंशाल्लाह ना बिजली की कीमत में इजाफा होगा, ना ही हम जो है कोई नए बड़े टैक्सेस लगाने का इरादा रखते हैं, और मौजूदा टैक्स बेस को हम मजबूत करके तो और जो ग्रोथ है उसको हम बढ़ा रहे हैं। सो हम इंशाल्लाह इसमें प्राइवेट सेक्टर में खसूसन ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। उसके बाद हमारी जो कुव्वत खरीद है उसमें मजीद इजाफा होगा। महंगाई का जो इन्फ्लेशन का जो एक असर है उससे हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलते आएंगे। और इस वक्त जो PSPP है, हमारा तरक्याती प्रोग्राम जो है, वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट ईयर है वो इंशाल्लाह ये बजट में सही। फवाद साहब, आपकी राय में मजदूर की कम से कम उजरत कितनी होनी चाहिए आज के हालात को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए? देखिए, जो मजदूर की उजरत है ना जी सर, 2018 में तकरीबन दिहाड़ी का मजदूर आपको 500 या 600 रुपए के ऊपर मिलता था। इस वक्त मजदूर की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है उसकी उजरत 1400 रुपए के ऊपर जो है वो चली गई। अगर आप ओवरऑल इसको के जो इन्होंने PBS ने, जो हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसने जो एक अपने जारी किए हैं आदादो शुमार, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मसलन उन्होंने बताया है कि हमारा जो पेंटर है उसकी आमदनी में तकरीबन 17.44% इजाफा हुआ है। हमारा जो मिस्त्री है उसकी आमदनी में 22.8% इजाफा हुआ है। अनस्किल्ड लेबर जो है, जो दिहाड़ी का मजदूर जिसको हम कहते हैं, उसकी आमदनी में 24% इजाफा हुआ है। प्लम्बर की आमदनी जो है वो 20.15% बढ़ी है, और इलेक्ट्रीशियन जो है उसकी 30% उसकी जो आमदनी है वो बढ़ गई। तो ये इस वक्त जो बड़ी मार्केट्स के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मजदूर है उनकी आमदनियों में इस तरह से इजाफा हुआ है। इसी तरीके से आप देखें कि जो किसान है उसको जो गंदम जो थी उसकी कीमत 2018 में थी 1200 रुपये, और ये 1200 रुपये 100 रुपये का इजाफा किया था नून लीग ने 5 साल में। ये 1200 रुपया बढ़कर अब हो गया है 1800 रुपया सरकारी और 2000 रुपया प्राइवेट। यानी आप देखें कि 800 रुपया फी मन गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है किसान के लिए। और उसके साथ साथ आपकी जो 4 फसलें हैं, यानी आपकी गंदम हो गई, मकई हो गई, चावल हो गए और आपका ये गन्ना हो गया, इनकी हिस्टोरिक पैदावार हुई है सवाए कपास के, जिसकी जो फसल अच्छी नहीं हुई है हमारी यहाँ। और इसके साथ और आम और जो सिट्रस है हमारा किन्नो जी, उन दोनों की भी, और आलू, इन तीनों की भी जो पैदावार है वो इस दफा हिस्टोरिक। हमारी 7 फसलें जो हैं उनमें से 6 जो हैं वो तारीख की सबसे बड़ी फसलें हुई हैं इस बार, और एक फसल जो गन्ना है वो दूसरी बड़ी पैदावार हुई। सो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है उसमें तो एक इनकलाब आ गया है। और इसीलिए आप देखें, आप जो भी हमारे दोस्त आपके गांव में होंगे उनसे पूछें कि जमीनों के ठेके 3 गुना बढ़ गए हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर्स जो हैं वो 64% ज्यादा बिके हैं। पेस्टिसाइड्स ने और खाद ने
जो है उसके ऊपर उनकी खरीद में फरोख्त में इजाफा हुआ है, और 60% हमारी जो है आबादी वो ज़राअत से वाबस्ता है। तो इसलिए ओवरऑल आपको इकोनॉमी में बूम नजर आ रहा है। ठीक है सर, एक बात और, क्योंकि ज़ाहिर है इससे मुताल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने काम बात किया है कि जो गंदम है उसकी कीमत कम हो, आटा सस्ता हो। तो सर ये आटा सस्ता हो नहीं रहा, इस पर भी कुछ काम हो रहा है और आटा सस्ता मिलेगा सर? नहीं, आप देखें ना, दो मसले हैं आपके। आप अगर गंदम की कीमत कम करेंगे तो किसान की आमदनी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अब आप ये नहीं कर सकते कि गंदम की कीमत तो 1200 रुपए से चली जाएगी 1800 पे, किसान जो है उसकी आमदनी में 600, 700, 800 रुपए इजाफा हो, लेकिन साथ ही हम कहें कि नहीं आटा तो हमें मिलना चाहिए 2012 की प्राइस। नहीं, ये बात आपकी वैलिड है सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर अगर सिर्फ ये हो जाए कि किसान भी खुशहाल रहे, उसका जो समर है वो किसान को मिले, लेकिन बीच के मिडल मैन्स कम होते जाएं ताकि किसान डायरेक्टली मार्केट तक उसकी रसाई हो और हमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, आवाम को भी रिलीफ मिले और किसान भी खुशहाल रहे। है कि जो इसमें जो असल प्रॉब्लम आता है ना जी सर, वो आता है हमारा जो तनख्वाहदार तबका है जो शहरों में रहता है। बिल्कुल। और असल जो प्रॉब्लम हमारा इस वक्त इकोनॉमी में है वो ये है कि हमारा जो जिसको हम वाइट कॉलर कहते हैं, वो वाइट कॉलर वाला जो बंदा जो सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करता है और शहरों में रहता है, उसके लिए चूंकि ये एग्रीकल्चर की कीमतें बढ़ी हैं तो उसको फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा। अब इस बजट में इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए हम तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। कितनी? इस तरह से प्राइवेट सेक्टर को वो तो इंशाल्लाह अभी बजट में आ जाए इसलिए ये इसके साथ साथ ये जो आपका जो टैक्स रिलीफ जो आएंगे वो तनख्वाहदार तबके के लिए आएंगे। और तीसरा ये जो टैक्स, सॉरी सर, टैक्स रिलीफ यानी जो पहले टैक्स दे रहे थे वो कम हो जाएगा टैक्स? जी इंशाल्लाह, जो हम ये तनख्वाहदार तबके के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं उनका ये फायदा होगा कि हम उनको ये और ये इशू है, ये जो तबका है ये इकोनॉमी में बहुत छोटा है। सबसे बड़ा तबका जो है वो है जो ज़राअत से वाबस्ता एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही है, जो मजदूर है। और ये एक्चुअली जो लेकिन ऑब्वियसली जो शहरों में रहने वाले हमारे जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए रिलीफ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो बैकबोन होता है किसी भी सोसाइटी की। तो हमारी कोशिश ये है कि बजट में हम उसको एड्रेस कर सकें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये साल जो है एक इकोनॉमिक बूम का साल हो। बस लास्टली सर ये बताएं, चूंकि अभी तक यही लग रहा है कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपने अच्छी अच्छी खबरें सुनाई हैं, तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि इस दफ़ा जब बजट पेश किया जाएगा तो बेशक एहतजाज हो, लेकिन बजट की कॉपियाँ नहीं फाड़ी जाएंगी। एक अच्छा प्रोसेस हम देखेंगे कि डिस्कशन हो उस पर, डिबेट हो उस पर। ये तो बड़ा मुश्किल है। असल में इशू ये है कि हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेट है, हमारे ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये समझते नहीं, इससे इमेज जाता है कि बड़े नॉन सीरियस लोग बैठे हुए हैं और पॉलिसी इश्यूज के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते और हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। बस अब मैंने तो सुबह भी यही अपनी ट्वीट में कहा है कि अपोजिशन को चाहिए कि वो आए और हमसे बैठे बातचीत करे, बड़ी इस्लाहात के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुल्क में जब तक हम अदालती, इंतखाबी और गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे हमारे यहाँ बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती और उसके लिए अपोजिशन की मदद की जरूरत। बेशक बेशक। डॉक्टर फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। डॉक्टर अकदस अफजल साहब, गुफ्तगू आपने भी सुनी, मैं चाहता हूँ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि चीज़ें बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं और ज़ाहिर है एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और उसमें वो कहते हैं कि कपास के अलावा बाकी जो पैदावार हुई है बहुत अच्छी हुई है और इसका इम्पैक्ट होगा। तो वो एक पॉइंट बड़ा उनका अहम था कि ये हो नहीं सकता कि गंदम सस्ती हो जाए, ज़ाहिर है उससे किसान जो है वो खुशहाल नहीं होगा। प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। थैंक यू शुएब फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर ने बड़ा अच्छी एक तस्वीर पेश की बजट की, मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन वो कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन नहीं की जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं जिन पे बात करना। ऑनरेबल मिनिस्टर ने पॉवर्टी की बात नहीं की। ये आपको पता होना चाहिए कि कोविड-19 जहाँ एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, इससे तकरीबन 2 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे धकेले जा चुके हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ, हालांकि जो अभी बजट आया है इसको अवाम दोस्त कहा जा रहा है, इसको टैक्स फ्री बजट कहा जा रहा है, लेकिन इसमें एक्चुअल क्या चीज़ें की जाएंगी ये देखना अभी बाकी है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिस सोसाइटी में इतनी ज़्यादा गुर्बत का इंसिडेंस बढ़ रहा हो, जहाँ पे 2 करोड़ लोग, अब दिस इज़ 10% ऑफ योर पॉपुलेशन ख़त गुर्बत से नीचे धकेले जा चुके हों, वहाँ पे एहसास प्रोग्राम का जो स्टाइपेंड मिलता है फैमिलीज़ को, या उसकी जो एलोकेशन है, क्या गवर्नमेंट उसको डबल करने जा रही है? अभी आप 200 से 250 अरब रुपए की एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हमें 500-600 अरब रुपए पे होना चाहिए। मैं कुछ इसके बारे में शुएब कैलकुलेशन कर रहा था। देखें, हम अपने जीडीपी का तकरीबन 0.4 या 0.5% जो है ना वो सोशल प्रोटेक्शन पे एलोकेट करते हैं। ठीक, हमारी जैसी कंट्रीज़ तकरीबन 1.5% ऑफ देयर जीडीपी एलोकेट करती हैं। अगर आप 520 अरब रुपए पे चले जाते हैं एहसास प्रोग्राम के एलोकेशन में, दैट इज़ स्टिल 1% ऑफ योर जीडीपी। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जहाँ गवर्नमेंट पावर्टी की बात कर रही है कि अब पुअर लोग हमारी प्रायोरिटी होंगे, क्या इसके बारे में कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए जाएंगे या नहीं? मैं आपका शो देख रहा था, मैंने उसमें 2 स्टोरीज़ देखी, एक सिक्योरिटी गार्ड की स्टोरी आई, एक कुली की स्टोरी आई, यानी कि दिल हिला देने वाली स्टोरीज़ हैं। बॉटम्स अप अप्रोच की आप बात तो करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपको इस किस्म के इक़दामात भी लेने पड़ेंगे जिससे गरीब आदमी की हालत पे एक मस्बत असर पड़े। सही डॉक्टर साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा आगे चल के हम ये बात भी करें कि जो एक एलिगेशन होता है कि ये IMF की डायरेक्शन पे बना हुआ बजट होता है, तो क्या हम IMF की डायरेक्शन लिए बगैर बजट बना सकते हैं और हम चल सकते हैं? लेकिन इससे पहले बजट की जब हम बात करते हैं, उसकी तैयारी की बात करते हैं, हुकूमती कारकर्दगी की बात करते हैं, तो हमने अक्सर ये सुना है कि GDP की शरह में इतने फ़ीसद इजाफा या कमी हुई है। मगर हम ज़रा नाज़रीन को ये बताते हैं कि अवामी जो सर्वे हुआ उसमें इंकशाफ ये हुआ कि हर 10 में से 9 पाकिस्तानी मौशी इशारों, करंट अकाउंट खसारा या GDP से नावाकिफ़ हैं। ये टर्म्स उनके लिए बिल्कुल नई हैं, वो इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। उन्हें ये ज़रूर पता है कि रोटी महंगी है, उन्हें ये ज़रूर पता है कि चीनी नहीं मिल रही या महंगी मिल रही है, लेकिन ये जो टर्म्स हैं ये वाकई उनसे नावाकिफ़ हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसके बारे में वज़ीर आज़म साहब अपनी हर तकरीर में इशारा करते रहे, उसका 94% पाकिस्तानियों को मालूम नहीं है। फ़ी का सामदनी की इस्तिलाह से 97% अनजान है। उनके लिए ये एक एलियन टर्म है। वज़रा जिसके बूस्ट होने के बारे में इंदिया देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की इस्तिलाह के बारे में 97% का ये कहना था कि वो इसको नहीं जानते। मुआशी इशारे जो मईशत की हालत के बारे में आवाम को आगाही देते हैं, उनकी इक्तिसादी तरक्की का जवाज़ हैं, गुज़श्ता 3 साल से बदहाली का शिकार हैं। तो ये सर्वे बताता है कि ज़ाहिर है जिस पर हुकूमत बात भी कर रही है, हम भी हर साल उस पर बात करते हैं, लेकिन आवाम उस बारे में नहीं जानते। ये सर्वे में शेयर किया, लेकिन चूँकि सर आपने ख़ुद भी जिक्र किया कि हम 2 स्टोरीज़ हमने दिखाई, सिक्योरिटी गार्ड और कुल एक और कहानी भी है मेरे पास। कोविड के बायस शादी हॉल्स, केटरिंग, इसका कारोबार जब ठप हुआ तो वेटर्स का तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। इस शोबे से जुड़े अफराद के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। ऐसे ही एक बेरोज़गार वेटर की कहानी सुनते हैं टेक्सला से आबिद अली की रिपोर्ट में। टेक्सला में मुकीम बहावल नगर का 22 साला बिलाल 1.5 साल से रोजाना शादी हाल के चक्कर लगाता है। शायद आज उसे काम मिल जाए और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे उसके माँ बाप घर का चूल्हा जला सकें। 2 साल पहले बिलाल की जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, लेकिन कोरोना के बायस लॉकडाउन ने उस पर रोजगार का दरवाजा बंद और मुश्किलात के दर खोल दिए। फिरते थे जी आगे पीछे, कहीं आते जाते थे, पर नहीं कोई सबब बनता था, ना ही कोई दिहाड़िया। मिस्त्री वाला काम था जो, ये भी बंद था। ऐसे उधार शुधार ले दे के एक दूसरे से गुजारा करते थे, पर अब वो भी मुश्किल हो गया था। बिलाल के साथ उसके गांव से 3 और दोस्त भी आए, लेकिन जब बेरोजगारी आई तो ना घर रहा और ना रोजगार। ऐसे में खाली शादी हाल ही उनका वाहिद ठिकाना बन गया। तो मुनासिब नहीं समझा इनको निकालना। इनको हमने यहीं पे रैश दी हुई है, जो कुछ हमसे हो सकता है हम इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। एक के मुताबिक कोरोना ने मुल्क भर में 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को बेरोजगार किया, जिनमें बिलाल और उसके दोस्त भी शामिल हैं। हर तबका ही परेशान दिखाई देता है। अल्लाह करे कि ये परेशानियां ख़त्म हो। जो गुफ्तगू कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने की, अल्लाह करे कि वाकई हमें चीज़ें बेहतर समत में जाती दिखाई दें। फ़ारूक बलोच भी साथ मौजूद हैं, एडिटर हैं समा डिजिटल के, समा मनी के, आपको भी वेलकम कहूँगा। और वी हैव विद अस चेयरमैन मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। और जब हम पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, नई कंपनीज़ का इजाफा तो देख रहे हैं। गुज़श्ता साल हमने देखा कई नई गाड़ियाँ मार्केट में आई, लेकिन तमाम जो कंपनीज़ थी उन्होंने बड़ी
बड़ी गाड़ियाँ मुतारिफ कराई हैं, SUVs मुतारिफ कराई हैं, जिसकी वजह से जो मतवसत तबका है वो सिर्फ शोरूम के बाहर खड़ा उन गाड़ियों को देखकर गुजर जाता है। उम्मीद तो ये है कि इस बार छोटी गाड़ियां मार्केट में आएँ और इसके अलावा इम्कान ये भी है कि हुकूमत 5 साल तक पुरानी गाड़ियों की दरामद की इजाज़त के लिए बजट में एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराए। ये सुना है कि गौर हो रहा है इस पर, ताकि गाड़ियों की कीमत में कुछ कमी आ जाए, क्योंकि गाड़ियाँ तो हमने देखा कि महंगी ही होती चली गई, लाख 2-2, 3-3, 4-4 लाख का यकमुश्त इजाफा होता गया। साथ साथ ये जो ओन और प्रीमियम का कल्चर है इसका खात्मा हो सके, ये भी ख्वाहिश होती है। अब गाड़ी की ड्यूटी में या स्पेयर पार्ट्स जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी ड्यूटी में किस हद तक कमी की जाएगी, ये तो ज़ाहिर है बजट आएगा तो मालूम होगा, लेकिन एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, डिमांड क्या है। HM शहजाद साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट को लेकर विद रिस्पेक्ट टू योर सेक्टर? देखिए, हमने तो एक मोटी मोटी सी 3 चीज़ें जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तानी अवाम और इससे मुंसलिक लोगों के फ़ायदे में हैं, हमने हुकूमत से अपील की है कि क्योंकि ये लोकल असम्बलर जो पुराना है और जो नया है ये पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा, बल्कि वो एक जो पुराना उनका जो तरीक़ेकार है लूट मार वाला, उसी में वो लगे हुए हैं। आप देखें कि आज तक जो है वो अभी आप कह रहे थे जैसे कि जी ऑन मनी, ये तो बड़ा अच्छा सा लफ्ज़ आप कहते हैं, बेसिक तो वो ब्लैक मार्केटिंग ही में आज तक लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो नए प्लेयर जब आ रहे थे 2019 में 18 एंड और 19 में, तो मैंने हुकूमत से भी उस वक्त भी कहा था कि ऐसा ना हो कि ये पुराने जो प्लेयर्स हैं टोयोटा, होंडा, सुजुकी, उन्हीं के ये रंग में रंग जाएं। तो वही सेम चीज़ हुई कि आज ये जो भी नए असेंबलर्स आए हैं या तो वो जीपे लेकर आए, माँ सिवाय एक आधी छोटी गाड़ी के, वो भी कुव्वत खरीद में नहीं है। तमाम गाड़ियाँ चाहे वो लोकल असेंबलर्स पुराने हों चाहे नए हों, वो कंपनी प्राइस में मौजूद नहीं है। टाइम दिया जा रहा है 6 से 8 महीने का, और तमाम गाड़ियों पर 3-3, 4-4, 5-5 लाख, और जो ये जो नया प्लेयर जिनकी जीपें हैं ये तो 8 से लेके 12-12 लाख रुपए ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। हमने हुकूमत से ये कहा है कि मुल्क की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो एक दरमियाना तबका है, जो वाइट जिसको हम कहते हैं कि छोटा तबका है, उसको हम कैसे छोटी गाड़ी दें, उसके लिए हमने हुकूमत से कहा है कि 3 साल पुरानी कार को 5 साल आप कर दीजिए और हमें डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ कर दें कमर्शियल बेसिस पे। सही। उससे होगा ये कि एक तो जो मुल्क की ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, और हुकूमत को इस वक्त हम इस पोजीशन में हैं जिस तरह 2017-18 में हमने 85,000 गाड़ियाँ आई थी TR बैगेज जो गिफ्ट के तहत। आज अगर ये डायरेक्ट इंपोर्ट अलाउ कर दें तो आज हम 150 से 200 अरब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रेवेन्यू दे सकते हैं, आवाम को सस्ती म्यारी गाड़ी। यानी मैं मिसाल दे सकता हूँ कि एक सुजुकी जो आल्टो पाकिस्तानी है वो 16.5 लाख रुपए की गाड़ी है, और उस पर इस वक्त 70,000 से लेके 90,000 रुपये तक ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। यही गाड़ी अगर जापान और अगर हम अपने पड़ोस मुल्क को ले लें तो पड़ोस मुल्क में ये गाड़ी मारुति के नाम से 3.5 लाख, 3.25 लाख की है। अगर उनका रुपया बहुत स्ट्रांग है तो हम ये समझ लें कि वो 7-7.5 लाख रुपए की गाड़ी है। हमारे मुल्क में ये गाड़ी 16.5 लाख और प्लस 6 से 8 महीने का टाइम, और अगर फौरी चाहिए तो 70,000 से 90,000 रुपये तक ब्लैक में आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। आप जब तक इन्हें कंपटीशन नहीं देंगे, देखें मैं हमेशा और ये बात करता रहा हूँ कि ये ऑटोमोबाइल के लिए करके पाकिस्तान है, ये जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है, लेकिन आज तक हम 40 साल हो गए हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे। ये क्या वजह है कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जा रहे? हम दुनिया की तमाम चीज़ों के अंदर कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें ये जो लोकल असेंबलर माफिया है ये पूरे का पूरा जो है वो मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत इनके अंडर प्रेशर है या हुकूमत को जिस तरह चाहते हैं ये मोड़ लेते हैं। आज हमारे मुल्क की ज़रूरत 10 लाख गाड़ियाँ हैं, ये नया और पुराना प्लेयर मिलके 1.5 से 2.25 लाख गाड़ियाँ असेंबल्ड करते हैं। और आपको पता है TR बैगेज गिफ्ट के तहत अब वो पोजीशन नहीं रही 17-18 वाली, अब वो क्योंकि डॉलर ड्यूटी का मामला आ गया, तो उसकी वजह से जो ये जो 85 हज़ार गाड़ियाँ आ रही थी ये कम होकर ये तकरीबन 20 से 25 हज़ार रह गई हैं। तो ये कैसे मतलब पॉसिबल है कि आवाम को सस्ती और म्यारी गाड़ी दें? ये वाकई पॉसिबल नहीं है। हमने हुकूमत से अपील की है कि इसे जिस तरह जीप 5 साल पुरानी आ रही है, कार 5 साल पुरानी कर दें, और डायरेक्ट जो है वो हमें कमर्शियल बेसिस पे इंपोर्ट बिल्कुल ठीक है। ये आपकी डिमांड्स है। ठीक है सर, साथ रहेगा फारूक, आप भी गुफ्तगू सुनने से पहले आपने और गेस्ट की गुफ्तगू भी सुनी है, मुझे प्लीज़ ये बताइएगा, जब हम पॉलिटिशियन से बात करते हैं और जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो हमें लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑपोजिशन से सुनते हैं लगता है सब कुछ बहुत बुरा है।
आप मुझे बताएं, अवाम क्या सोच रहे हैं? अवाम ने उम्मीद लगाना छोड़ दी है या तवक्कुआत कम करने का मशवरा देंगे आप उन्हें ये गुफ्तगू सुनने के बाद? अवाम क्या सोच रहे हैं ये तो आप अपनी रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं ऑलरेडी, जो स्टोरीज आपने दिखाई हैं। डॉक्टर साहब ने भी जैसा जिक्र किया कि 2 करोड़ लोग जो है वो सब्सिस्टेंस से नीचे चले गए, गुर्बत की लकीर से। तो ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं बेसिकली ये कुछ और ही बता रहे हैं। जो हुकूमत और अपोजिशन से बेसिकली मैं ज़्यादातर इत्तफ़ाक़ इसलिए नहीं करता, दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुरानी हुकूमतें भी अपने दौर में वही काम करती रही जो ये हुकूमत कर रही है। तो सियासी बयानों से हटकर अगर आप फैक्ट्स को देखें और एक्सपर्ट्स को देखें कि वो क्या कह रहे हैं, तो ये जो भी फवाद चौधरी साहब बात करके गए कि हमारी मईशत तो 4% से ग्रो कर रही है, अमेरिका की जो है बुरा हाल है, इंडिया का बुरा हाल है। आप उनकी मईशत का साइज़ देखें, आप ये कैसे मवाजना कर सकते हैं? वो 20 ट्रिलियन डॉलर 19 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है, अगर वो 1-2% भी ग्रो करती है इट मीन्स अ लॉट। हमारी माहिर माशियात कहता है, और ये मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 3% पे भी ग्रो कर रही है ना, तो आप समझें आप रिसेशन में, क्योंकि आपके जो 20-25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में आते हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए 7% की कम से कम आपको ग्रोथ चाहिए, और 1-2 साल के लिए नहीं चाहिए, कम से कम 1 दिहाई के लिए चाहिए, ताकि हालात बेहतर हों। एक तो मैं इससे इत्तफाक़ नहीं करता, और हमारा ये जो मुझे समझ नहीं आता, हम ये बेंचमार्क क्यों बनाते हैं कि हम इंडिया से बेहतर हैं, कोविड में हम अमेरिका से बेहतर है। अगर कोविड को लेके चीज़ें ऑब्वियसली कुछ हुकूमत की पॉलिसीज़ अच्छी रही हैं, स्टेट बैंक ने चीज़ों को बेहतर मैनेज किया, बुरा हाल नहीं हुआ, लेकिन ये मवाजना ये कह के कि उनसे तो बेहतर है, आई डोंट बाय दैट। और जो आवाम क्या सोचता है, मैं जब भी कभी रिक्शा में बैठता हूँ या ऊबर करीब में आता हूँ, मैं ड्राइवरों से बात करता हूँ या कभी अपने सिक्योरिटी गार्ड से, चौकीदार से, मुझे लगता है इन लोगों से बात करके हमेशा आपको बेहतर अंदाज़ा होता है, क्योंकि ये वो तबका है जो बेसिकली जिसको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। अब इकनॉमिक ग्रोथ की बात कर ली, 2% का टारगेट था, आपने 4% अचीव कर लिया। शौकत तरीन साहब कह तो रहे हैं कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ लेकर आएंगे कि सारे तबकों को उठाएँ, बॉटम अप अप्रोच। लेकिन लोग आपको इस पे नहीं जज करेंगे कि आप करने वाले क्या हैं, लोग आपको इस पे जज करेंगे कि आपने 3 साल में क्या किया। ये कह के गए क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस बुनियाद पे कह रहे हैं। कल मैंने एक रिपोर्ट की हमारे समा डिजिटल पे भी आप देख सकते हैं, उसमें जो आदाद शुमार आप देखें उससे तो लग रहा है क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम हुई है, क्योंकि इन्होंने एक तरफ से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इनका इन्हिसार देखें कि जो टोटल टैक्स कलेक्शन है 66%, यानी 3 अगर बराबर हिस्सों में कर दूँ तो 2 हिस्से तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस से ले रहे हैं, जो अमीर और गरीब की तफरीक ही ख़त्म कर देता है। मैं भी पेट्रोल के ऊपर अगर 30-40 रुपये टैक्स दूंगा तो जो 10 लाख कमाने वाला है वो भी 30-40 रुपये टैक्स देगा 1 लीटर पे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? इससे इनक्वालिटी बढ़ती है, इससे बेसिकली क़ुव्वत ख़रीद आपकी मुतासिर होती है, मिडिल क्लास की और निचले तबके की, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए अच्छा नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये जो बातें कर रहे हैं किस बुनियाद पे कर रहे हैं, क्योंकि हक़ाइक़ तो कुछ और ही बता रहे हैं। डॉक्टर अक़दस, ये मैं फ़ारूक भाई की बात से आपसे सवाल करूँगा, ये जो टैक्स कलेक्शन का मामला होता है इसमें आपकी राय क्या है, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? क्योंकि ये बड़ा मसला है कि मैं तो ये सवाल भी करता हूँ कि कहते हैं जी टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स तो हम सब किसी ना किसी फॉर्म में दे ही रहे होते हैं, रिटर्न फाइल ना कर रहे हो तो एक अलग बात है। मैं ये भी कहना चाहता था कि आई थिंक मैंने जो पहले कमेंट्स दिए थे, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने वो शायद मिसकंस्ट्रू ना हो जाए। मैं जो बात पहले कर रहा था कि 2 करोड़ लोग ख़त गुर्बत से नीचे चले गए, ये बेसिकली कोविड की वजह से हुआ है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमती पॉलिसियों की वजह से हुआ है, एक इंटरनेशनल एक क्राइसिस है जिसकी वजह से हुआ है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने जो भी उनको हालात मिले या जिसका उन्होंने मुकाबला किया, उन्होंने इकॉनमी को स्टेबलाइज़ की है, मैं ये रिकगनाइज़ करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि अब आगे चल के जो हमारा फोकस है वो जिस चीज़ की तरफ मैंने इशारा किया उन चीज़ों पे होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमारे पॉलिसी मेकर्स कुछ ज़्यादा IMF की बात सुन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन है सर, ना सुने जी, कंट्रीज़ के बाद हमेशा ऑप्शंस होता है। कंट्रीज़ पाकिस्तान IMF से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में अगर आप देखें, जैसे आप अर्जेंटीना की एग्ज़ाम्पल लें, मैक्सिको की एग्ज़ाम्पल लें, कल ही पेरो में एक बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शंस हुए हैं, तो कंट्री और ग्रीस ने 2015-14 में उनके एक मिनिस्टर थे यानिस वारूफाकिस, उन्होंने किताबें इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो कंट्रीज़ के पास ऑप्शंस होती हैं, कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं उस अदारे के मुकाबले में। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास रूम है अभी भी नेगोशिएट करने का। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा था कि हमारा अभी भी फोकस फिस्कल डेफिसिट को कम करने पे चल रहा है। अभी मैंने कल सुना कि हमारा जो ईयर एंडिंग है इसमें रिवाइज एस्टिमेट को 7.4% के ऊपर आ रहा है, और अगले साल में हमने टारगेट रखा है कि हम 6% के ऊपर अपना फिस्कल डेफिसिट छोड़ेंगे।
5.6% के दरमियान। देखिए मेरा अभी भी यही ख्याल है कि ये फोकस गलत है इन द करंट सिचुएशन। अच्छा। अभी हमें फिस्कल डेफिसिट के ऊपर नहीं फोकस कर रहा होना चाहिए। 1-2 साल के लिए किसी तरह से ज़्यादा फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम 1% फिस्कल डेफिसिट को छोड़ देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई 6% नहीं हम 7% कर लेंगे, आपको ये 520 बिलियन रुपीस एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये 520 अरब रुपए आप एहसास प्रोग्राम में डाल सकते हैं, जिससे आपकी, और ये खैरात नहीं है माइंड यू, ये जब आप पैसे इकोनॉमी में डालेंगे, जिन गरीब लोगों के पास ये पैसे जाएंगे वो उसको दोबारा स्पेंड करेंगे। ये एक तरह का फिस्कल स्टिमुलस होगा। पूरी दुनिया फिस्कल एक्शन, फिस्कल स्टिमुलस की तरफ जा रही है। हम उसी फरसूदा पुराने नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है। नई टीम इस्लामाबाद में आई है, उन्होंने जो बातें की हैं मैं उसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा। बहुत अच्छी आवाज़ें आ रही हैं इस्लामाबाद से, लेकिन आई थिंक हमारा फोकस होना चाहिए नीचे के तबका, गरीब लोगों के ऊपर, बॉटम्स अप अप्रोच, और हमारा टूल होना चाहिए फिस्कल पॉलिसी। ये सर आपने चूंकि इतना अच्छा पॉइंट रेज किया है, जो निचला तबका है इस पर फोकस होना चाहिए। जब बात हम निचले तबके की करते हैं तो मेरे पास एक कहानी भी है इससे मुताल्लिक। छोटा सा नोट, 500 रुपये का नोट अगर कह देते हैं, है तो बाद नोट में कुछ बड़ा ही, लेकिन फिर भी छोटा ही लगता है क्योंकि आप 500 रुपये में आता कुछ नहीं है। छोटा सा ये नोट और बड़े से ख़ानदान का बड़ा सा बजट, गुजारा कैसे हो रहा है? डॉक्टर अकदस ने बात की, ये जो निचला तबका है इस पर फोकस होना चाहिए, तो ज़रा समझने की कोशिश करते हैं और हुकूमत को समझाने की कोशिश करते हैं कि कितनी उजरत में इजाफा होना ज़रूरी है। जो 500 रुपये दिहाड़ीदार कमाता है और 8 अफराद का घर चलाता है तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल उसकी गुजरती है। जमजम सईद हमें एक ऐसे ही घराने से मिलवाएंगी। हाँ साहब, हर मीडिया में, हर टीवी वगैरह में आते हैं, एक ही बात कहते हैं कि घबराना नहीं, मगर मैं खास आपको ये कहना चाहती हूँ कि एक दिन आम आदमी के घर में रहकर फिर देखें कि घबराना क्या है। माँ बाप, 4 बेटियाँ और 1 बेटा, 1 दामाद और नवासे, और 500 रुपए का 1 नोट। छोटा सा आंगन और बड़ा सा खानदान जो इस छोटे से नोट के साथ जिंदगी गुजारता है। महंगाई ऐसी हो चुकी है कि इस नोट के बखिए हो जाते हैं, मगर हाथ कुछ नहीं आता। 500 रुपए के अंदर तो मुश्किल से मुश्किल, खैर अल्लाह चला रहा है, मगर बंदा तो मुश्किल से मुश्किल हालात से गुजर के यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है, 1 टाइम पकाते, 2 टाइम खाते, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर बीमारी आ जाए तो फिर वो क्या करेंगे? वो गरीब आदमी मुझे से क्या करेंगे? 500 का मतलब 15,000 महाना। अगर सारे महीने कम से कम 4,000 का दूध खरीदा जाए, 8,000 नाश्ते और खाने में लग जाएं, 2,000 में बिजली गैस के बिल निमट जाएं, और बाकी रह गया सिर्फ 1,000। इस दौरान अगर कोई बीमारी हो जाए, अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए, क्या करेगा ये 1,000? इस घराने के ट्रांसपोर्ट का खर्चा, किराया, कपड़े, इन सब का तो अभी जिक्र ही नहीं किया। अकल जवाब दे चुकी है और दिल में सवाल ही सवाल हैं। बिल इतने आते हैं कि वो हमारी तो सोच से भी बाहर है, क्योंकि सिर्फ हम गरीबों के लिए, अमीरों के लिए कुछ नहीं। बस ये कहना चाहूँगी कि खुदारा कुछ रहम करे और करम करे सारे गरीबों के लिए। मैं एक अपनी बात नहीं कह रही, मैं सारे गरीबों की। खारादर मेमन चौक पर रेहड़ी लगाने वाला फारूक दातार बेटे को किसी तरह 12 जमातें पढ़ा चुका है, मगर उसके लिए कहीं कोई काम नहीं। बेटा बाप का हाथ बटाता है। इतनी महंगाई, बिल देखें, हर चीज महंगी, गोश्त लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, बच्चों का गुजारा ही नहीं हो रहा है। कब आएगा ऐसा बजट कि जिससे गरीबों की छोटी मोटी जरूरतों के लिए कुछ जोड़ा जा सके? एक एक जोड़े में ही सही गरीब बेटियों को रुखसत किया जा सके। नया कौमी बजट आ रहा है। ये बजट इस खानदान वालों के लिए क्या ला रहा है? क्या है कोई ऐसा तरीका कि जिससे ये 500 का नोट इस खानदान की जरूरियात को पूरा कर सके?
कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। गरीब, उसका ख़र्चा कितना है, एक गरीब जिसका गुज़र बसर कितना मुश्किल है, एक गरीब सिर्फ यही सोचता है कोई बीमारी ना आए, बीमारी आई तो कहाँ जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम दूसरे तबके की बात कर लें और उनके ख़र्चों की बात कर लें, जितना ख़र्चा अमीर के कुत्ते का है, मज़दूर की उजरत उतनी कर दो। लाहौर के मेहनत कशों ने ये मुतालबा किया है। पालतू कुत्तों पर कितना ख़र्चा आता है और मज़दूर की दिहाड़ी कितनी है, आयशा अता की रिपोर्ट देखिए। सैंडी, जैकी, टोनी, पीटर, बड़े बड़े घरों में नाजो नाम से पलने वाले ये कुत्ते महज शौक की तस्कीन के लिए होते हैं। इसके ऊपर खर्चा अगर देखा जाए तो उनकी डाइट, उनकी जो है ग्रूमिंग, उनके रेगुलर वेट्स के चेकअप, अगर आप ये सब कुछ मिलाएं और आप उनकी मेंटेनेंस का ख्याल करें, उनको प्रॉपर केयर दें, उनकी हर सहूलत मुयस्सर है, तो आई थिंक 35,000 to 30,000 तो लग गया। घर में जो कुत्ता रखा हुआ है उसका 50-60 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, क्योंकि देखें गोश्त, कीमा, दूध, हर चीज़ उसको खिलानी पड़ती है, उसका स्पेशल शैम्पू आता है। अमीर आदमी का जो कुत्ता है ना वो 40-50 हज़ार खर्चा कर देते हैं। डेली वेजर जो है 15,000-14,000 रुपये कुछ भी नहीं बनता। ये है कि इतनी एक होनी चाहिए थी साड़ी है कि जो अमीर लोग कुत्ता है उनके बराबर तो होनी चाहिए तिरंगा। लाहौर के चौक चौराहों पर बैठे ये मजदूर फाइलों में मुआशत की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन हकीकत में कई रोज दाल भी मुयस्सर नहीं आती। 8 महीना हो गया, मेरे अकाउंट पे 3,000 रुपया पड़ा हुआ है। अब मेरा घर, बीवी बच्चा रो रहे हैं, मैं घर नहीं जा सकते हैं। गरीब की कम से कम उजरत का पैमाना क्या होना चाहिए? इन मजदूरों ने इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठे सरकारी अफसरों की बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कहते हैं कम से कम उजरत इतनी कर दें जितना अमीर के घर में रहने वाले टोमी का माहाना खर्चा है। बुरे तो नहीं है, हम उस कुत्ते से तो अच्छे हैं। हमारी कम से कम उतनी तनख्वाह होनी चाहिए, डेली वेजेस पे होनी चाहिए कि हम कमा के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मुईशत को चलाने में हुकूमत की संजीदगी मजदूर के लिए किए इक़दामात से आया होती है। दिन भर तपती धूप में काम करने वाले मजदूर की मुईशत में अहमियत से तो सभी वाकिफ हैं। इनकी कम से कम उजरत इतनी तो कर दें जितना अमीर का एक पालतू बिना कुछ किए खा जाता है। कैमरामैन मुनव्वर इस्लाम के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। रिपोर्ट्स आपने देखी। डॉक्टर अकदस, मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा। एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि 500 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा, एक रिपोर्ट हम वो दिखा रहे हैं कि जिसमें अमीर का जो कुत्ता है वो उसका खर्च बहुत ज़्यादा है और मज़दूर की उतनी उजरत नहीं है। ये जो माशरे की इनइक्वालिटी है, इससे क्या मसाइल जन्म लेते हैं? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। और आपकी रिपोर्ट बहुत तशवीशनाक थी। बहुत मुझे अफसोस हुआ ये देख के कि पाकिस्तान में कैसे हालात हैं। ऑब्वियसली मैं भी ये सब कुछ देखता हूँ क्योंकि मैं भी इसी मुल्क का शहरी हूँ। देखें, किसी भी सोसाइटी में जब तफरीक या इनक्वालिटी बढ़ती है, हमारे यहाँ तो एक और प्रॉब्लम है, यहाँ तो पावर्टी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलें हम ये अस्यूम करते हैं कि अमीर और गरीब का फ़र्क जब किसी सोसाइटी में बढ़ता है तो इससे बहुत ही ख़तरनाक किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि उस सोसाइटी में सोशल सॉलिडारिटी ख़त्म हो जाती है, यानी कि कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। आप देखें पाकिस्तान में कोई किसी का चेक एक्सेप्ट नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर आगे चल के जिन सोसाइटीज़ में इनक्वालिटी बढ़ती है वहाँ पे सोशल अनरेस्ट जन्म लेता है। आए दिन आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर हैं, और जब सोशल अनरेस्ट ज़्यादा होता है तो उस सोसाइटी में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, और वो फिर जितनी भी छोटी मोटी इकनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है उसको भी रोक देती है। तो ये बहुत ही बड़े इश्यूज़ हैं। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, और जब आपकी डेमोक्रेसी में ऐसे सिटीजन्स हैं जिनको ये नहीं मालूम कि उनका अगला खाना कहाँ से आएगा, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है हमारे माशरे के ऊपर कि हम किस किस्म के माशरे में रहते हैं और हमारी डेमोक्रेसी की क्वालिटी क्या है। तो आई थिंक इन तमाम वजूहात की बिना पे तफरीक को कम करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पावर्टी या गुर्बत बज़ाते ख़ुद एक बहुत ही अनप्लेजेंट और एक ख़राब चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए। और मैंने फिर आपको कुछ ये चीज़ें भी बताई जिनकी वजह से गुर्बत की जिन चीज़ों को
माशरे में ज़्यादा कर देती है। बिल्कुल। HM शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा। रिपोर्ट्स आपने भी देखी तो डिफरेंट सेक्टर्स की थी, लेकिन ज़ाहिर है आप अपने सेक्टर को जब देखते हैं, बहुत से ऐसे अफराद जो आपके सेक्टर से जुड़े हैं और ड्यू टू फ्यू पॉलिसीज़ उनका गुजर बसर भी मुश्किल हुआ है, और उसके ऊपर ज़ाहिर है कोविड एक बड़ा मसला रहा है। अब जो आपने इससे पहले मुतालिबात किए कि इंपोर्ट पे आसानी, इजाज़त मिल जाना और लोकल मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ये अपनी जगह, लेकिन मुझे बताएं कि आप जो अपने सेक्टर में इन लोगों को देखते हैं जो गुर्बत की लकीर से हम देखते नीचे जा रहे हैं, जो पहले शायद बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे लेकिन पिछला 1 साल 1.5 साल बड़ा मुश्किल रहा, तो मैं चाह रहा हूँ प्लीज़ ज़रा मुझे बताइएगा, कुछ कहानी अगर आपके पास होता वो भी शेयर कीजिएगा, ताकि हुकूमत समझ सके कि जो अफराद जुड़े हैं इस सेक्टर से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। देखें, सबसे पहले हम इंसान हैं और हमें एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना चाहिए। बेशक। मौजूदा हुकूमत जो है वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह फोकस कर रही है, हम आप पिछले 2.5 साल से देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनकी ज़िंदगी को कैसे अच्छा किया जाए, उसके लिए करके हुकूमत को और मज़ीद बेहतरी लानी पड़ेगी अपनी पॉलिसीज़ के अंदर। देखें, गरीब क्या चाहता है? गरीब चाहता है कि उसको दाल, चावल, आटा, चीनी, वो तमाम चीज़ें जो हमारे मुल्क में आज इंपोर्ट हो रही हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर सरप्लस हुआ करती थी। आज हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत है। और वो क्या चाहता है? उसे बिजली मिल जाए, उसके बच्चे को तालीम मिल जाए, उसको जो है वो हेल्थ मिल जाए, और वो क्या चाहेगा? तो हुकूमत को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करे, और ये जो गरीब तबका है या जो वाइट कॉलर है उसके लिए आसानी पैदा करे, और उसके लिए हुकूमत को सर जोड़ना पड़ेगा। तमाम जो बिजनेसमैन हैं या वो तबका जो इस मुल्क के अंदर जो एक बड़े मरात ले रहा है, उन तमाम लोगों को एक टेबल पे आना होगा। और देखें, सबसे पहले ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की आवाम है। अगर वो खुशहाल नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल है? बिल्कुल सही बात है। आपसे लास्ट कमेंट फारूक भाई, गुफ्तगू आपने सुनी, क्योंकि आपने इससे पहले इनइक्वालिटी की भी बात की, तो मुझे ये बताइएगा कोई हमारे पास कोई और एग्जांपल किसी और मुल्क से, किसी और हिस्से से मिलती है, किसी खत्ते के किसी और मुल्क से और किसी जगह से, जहाँ पर ये इनइक्वालिटी इस तरीके से ना हो? जैसे आपने कहा ना, अमीर भी टैक्स उतना दे रहा है, गरीब भी टैक्स उतना दे रहा है, और साथ साथ ये टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा मसला है हुकूमत के लिए, कैसे बेहतर हो सकता है इन योर ओपिनियन? आई थिंक ये कोई माहिर माशियात बेहतर बता सकता है जो डेटा स्टडी करते हैं। एक आध एग्जांपल जो मेरे जहन में, अमेरिकन स्टेट्स हैं, वहाँ पे कुछ जगहों पर उन्होंने ऐसा भी किया हुआ है कि उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है कि उसको बहुत महंगा कर दिया है, और इनकम का टैक्स कम कर दिया है, ताकि बेसिकली जो कमा रहा है उसकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी लेने जाता है, विच मीन्स ही इज़ वेल्दी, अमीर है वो, तो वहाँ से फिर हुकूमत रेवेन्यू निकाल ली है। ये एक एग्जांपल है जहन में। लेकिन 2-3 चीज़ें जो भी आपने दिखाई भी प्रोग्राम में, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो जो कम से कम जो उजरत की बात की है कि कितनी होनी चाहिए, अच्छा, इसमें बेसिकली अगर आप इस पे कर भी देते हैं तो आप देखें पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। इसमें इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ आएंगे और वो फिर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का साइज़ भी बढ़ेगा। अगर आप ज़बरदस्ती इसको अप्लाई करेंगे, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर पे, कि आप मिनिमम उजरत इतनी दें, तो जो इनफॉर्मल इकॉनमी उसका साइज़ बढ़ेगा, लोग अनडॉक्यूमेंटेड काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर आप देखें, आप 18,000 पे भी कर दें कि मिनिमम, अभी शायद 18,000 है, शायद 19,000 जो भी है, तो वो लोगों को मिल थोड़ी रही है। लोग 10,000 पे भी काम कर रहे हैं, 5,000 पे भी बच्चे काम कर रहे हैं, इनको हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। क्योंकि अगर आप जाके उनसे पूछें कि भाई आपने चाइल्ड लेबर बच्चा क्यों रखा है, वो कहते हैं, तो जो जैसे चाय के जो ढाबे होते हैं उस पर, तो वो कहते हैं भाई हम वापस करते हैं, मना करते हैं कि माँ बाप आगे हमारे पैर पकड़ लेते हैं कि भाई हमारे पास घर में खाने को नहीं, हम इसको स्कूल कहाँ भेजें, तो इससे 4,000 मिल जाएंगे, कुछ तो गुजारा होगा। तो ये हालात हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मिनिमम एज रखने से मैं नहीं समझता ये मसले हल होने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक कहावत है कि अगर आप एक बंदे को मछली दे दोगे तो वो उस दिन उसका गुजारा हो जाएगा खा के, उसको मछली पकड़ना सिखा दोगे तो वो सारी ज़िंदगी अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। तो इस अप्रोच के साथ मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो सस्टेनेबल हो, लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करें, ना कि अभी वक्ती तौर पे। डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि फ़िस्कल जो आप डेफिसिट जो है उस पर आपका ध्यान है कि उसको नीचे लेकर आना है। मेरा नहीं ख्याल कि उसको ज़रूरत है। मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ डॉक्टर साहब से कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकल रहा है, इस वक्त जो हालात हैं वो ये डिमांड करते हैं कि आप फ़िस्कल जो स्पेस है उसको बढ़ाएं, चाहे डेफिसिट आपका थोड़ा ऊपर ही रहे, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आते हैं 520 अरब, जिसने कहा 1% के फ़र्क से, वो आप लगाएं ये एहसास प्रोग्राम में। फिर जैसे बड़ा अच्छा खूबसूरती से उन्होंने समेटा कि वो लोग रख के तो नहीं बैठेंगे, वो जाके स्पेंड करेंगे, तो एक स्टिमुलस है। तो इस अप्रोच की ज़रूरत है मेरे ख्याल में लोगों को। और
दूसरी तरफ जो आप जैसे हाउसिंग सब्सिडी वाली स्कीम की मैं यहाँ पे जिक्र ज़रूर करूँगा, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हुकूमत का, लेकिन ये एक मिसाल है हुकूमत की पॉलिसियों की कि देखें हमारे जो इकनॉमिक इम्बैलेंसेस हैं, मेरा नहीं ख्याल, ये कहते हैं कि ठीक है बहुत से लोगों को घर भी चाहिए, लेकिन अगर आप पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ी कंटेन होती है, लोगों की इनकम ग्रो होती है, तो लोग खुद भी अपने तौर पे भी घर ख़रीद सकते हैं, उन्हें कर्ज नहीं लेना हाँ, आप सब्सिडाइज़ करके घरों को बेसिकली लोन को आप लोगों को वो आर्टिफिशियल क्या कहते हैं परचेजिंग पावर दे रहे हैं जो उनके पास है नहीं, क्योंकि आप सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट गिरा रहे हैं। उससे होगा क्या कि एट द सेम टाइम घरों की डिमांड बढ़ती है तो उतना ही इम्पैक्ट होता है, वो नेट बेसिस पे ज़ीरो, आप जो है ना ज़ीरो सम गेम हो जाता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप घर बना के उसको एक्सपोर्ट कर दोगे तो इकॉनमी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आपने देखना है कि किधर से आपने स्पेस निकालना है और किधर देना है, ये देखना पड़ेगा। ये पॉलिसी की सारी बातें आज शाम तक पता चल, आज शाम तक मालूम होगा कि वाकई सोचा गया या नहीं। ठीक है फारूक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अकदस अफजल, थैंक यू वेरी मच। आप साथ मौजूद एचएम शहजाद साहब, आपका भी शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे साथ। वेलकम बैक। भूख लग रही है, हो सकता है आपको, हो सकता है मुझे, दिल कर रहा हो पिज़्ज़ा खाने का, तो फिर सोचते हैं अच्छा कहाँ से ऑर्डर करें, जाकर खाएं या कहीं से जाकर लेकर आएं। ये तो बात होगी भूख के और पिज़्ज़े की, लेकिन पिज़्ज़े का कारोबार करने के लिए जब हम सेटअप्स की बात करते हैं, माइंड में ख्याल आता है बड़ा सेटअप चाहिए होगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन आज नया दिन के स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है इजलाल ने, जो कि मोटरसाइकिल पर पिज़्ज़ा दे रहे हैं। पिज़्ज़ा बेचने के लिए दिलचस्प टेक्निक इन्होंने लगाई है कि मोटरसाइकिल को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया पिज़्ज़ा शॉप में। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इस पर बात करेंगे। इजलाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने शो पे वेलकम किया। क्या बात है इजलाल, एक वीडियो हिट हो गई। मुझे बताएं कि ये आइडिया कैसे आया आपको कि मोटरसाइकिल को आपने कन्वर्ट कर देना है पिज़्ज़ा शॉप पे? एक्चुअली जब पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट वगैरह की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट का सेटअप स्टार्ट करने के लिए 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल कम अज़ कम, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और कराची में जगहें बहुत महंगी है, रेंट बहुत ज़्यादा है, तो आइडिया ये था कि कोई ऐसा सेटअप लगाया जाए जो जिसमें जगह की कैद ना हो। ओके, ठीक है, और कहीं भी उसकी मूवेबिलिटी हो, रेंट ना देना हो जगह का, इस तरह का। और दूसरा ये कि इस तरह का पिज़्ज़ा बनाया जाए जो उस हर तबके को कवर कर ले, यानी वो तबका जो पिज़्ज़ा में 300 से पिज़्ज़ा स्टार्ट होता है स्मॉल, अच्छा, और मैक्सिमम जो है वो 1500 तक का भी पिज़्ज़ा मिलता है, 1200 का भी मिलता है। नहीं, वो तो नहीं। आपके पास कितने का है? 100 से स्टार्ट है हमारे पास। 100 रुपये का पिज़्ज़ा? जी जी, और सबसे बड़ा साइज एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा आपके पास कितने का? 300 पे। 300 रुपए का एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा जी, कैसे मुमकिन है जलाल? ये इसलिए मुमकिन है कि हमने जो ये आइडिया लगाया है जिसमें हमने बहुत सारी, यानी वो जो कॉस्ट आपने बचाई है ना, रेंट की बचाई है आपने और कॉस्ट बचाई है, लेकिन फिर भी जी 300-350 रुपये में एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा आपको मिल रहा है। ये बताएं मुझे, ज़रा इसमें चीज़ भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें ऑलिव्स भी हैं, डिपेंडिंग ऑन द फ्लेवर। तो एक तो मुझे फ्लेवर्स बताएं पहले कौन कौन से? 4 फ्लेवर है। 4 फ्लेवर्स, हाँ, मलाई बोटी, फजीता, टिक्का, अफगानी बोटी। सुबह देसी फ्लेवर्स की बातें हो रही हैं, भूख लग गई है, अभी देसी फ्लेवर्स हैं। अच्छा, एग्जैक्टली किस स्पॉट पर खड़े होते हैं आप? ये है कोरंगी में ज़मान टाउन। अच्छा, ये 35A? ये 35A है, कोरंगी 4 से अंदर आते हैं, कल्लू चौक है, वहाँ से अंदर। जो भी आज वहाँ से गुजर रहा है भाई, वो जाए और पिज़्ज़ा खा कर आए, और आई एम श्योर बहुत से लोगों ने पहले ट्राई कर लिया होगा। तो अब मुझे बताएं कि पिछले चंद दिनों से समा पे रिपोर्ट आपकी ये हमने देखी है, तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? अब हम क्या देख रहे हैं, आपके पास रश बहुत ज़्यादा हो गया है? सबसे पहले मैं समा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इतनी अच्छी उन्होंने कवरेज दी है हमारे सेटअप को। एंड उसके बाद से शुएब भाई हुआ ये है कि इतना रश बढ़ा है कि परसों तो ऐसा हुआ है कि 8 बजे हमने सेटअप लगाया, 8:30 तक सारे पिज़्ज़ा बुक आधे घंटे में बुक हो गए। लो भाई, है कोई पिज़्ज़ा शॉप ऐसी जहाँ आधे घंटे में सारे ऑर्डर बुक हो जाएं? और 1-1 घंटा लोगों को वेट करना पड़ रहा है। अरे और कितनों को वापस जाना पड़ा, और डेली हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि सबको सर्व कर सके, लेकिन वो भी कम पड़ जा रहा है। ओके, ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कंडीशंस, आपने सोचा कि चलो यार ये एक नया आइडिया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आपकी क़ुव्वत ख़रीद, अपनी आमदनी में इजाफा, और इट्स यू नो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। एक्चुअली मैं इसको एज अ फैमिली इंटरप्राइज देखता हूँ। ओके, माफ़ कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें सुबह से लेके शाम तक पूरा घर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, पूरा घर,
ठीक है। अम्मी, अब्बू, बहनें, भाभी, हर कोई इन्वॉल्व होता है। सारों को लगाया हुआ है, सारे लोग लगे हुए और यही हमारी कामयाबी का राज है। उनकी दुआएं भी इसके साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा काम इतना लेबर इंटेंसिव नहीं रहा ना। घर की जो खवातीन है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इट मेक्स इट दिस पॉसिबल कि हम इस कॉस्ट पे जो है पिज़्ज़ा दे सकें। एक तो ये कि इस कॉस्ट पे, और दूसरा चूंकि घर वाले कर रहे हैं तो वो होममेड, हाँ, एक हाइजीन का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि जिस बर्तन में हम अपना खाना बनाते हैं उसी बर्तन में हम ये पिज़्ज़ा भी बना रहे होते हैं। एक दिन में कितने पिज़्ज़ा बनाते हैं आप लोग? अभी मैक्सिमम कितने बनाए हैं? हम अभी तक मैक्सिमम जो गए हैं वो तकरीबन 150 तक भी गए। ओके, और 150 पिज़्ज़ा, और कितने घंटे आप और आपकी फैमिली दे रही है इस काम को? हर किसी ने अपने काम बांटे में, लेकिन ये शुरू तो सुबह से ही हो जाता है। यानी सुबह अपना काम कर करके डो बनाना, हाँ, और हाँ, बाकी से मैरिनेट एंड एवरीथिंग। ओके, ठीक है, क्योंकि वो सुबह डो बनाना, फिर उसको रखना, बिल्कुल सही है। तो 24 घंटे का काम है जी ये। पूरी फैमिली को आपने लगाया हुआ है काम। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप शेयर करना चाहें तो कोई, अगर आप अपने हवाले से भी बताएं, और अगर कोई ये सेटअप लगाना चाहे ऐसा फैमिली को इन्वॉल्व करके, तो ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा कितने घंटे काम, वो तो पूरा दिन आपने काम करना है अपने अपने टाइम स्लॉट पे। कितना कमाया जा सकता है, कितना इसमें मार्जिन है? लेकिन अभी तो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ शुभ भाई। ओके, 8 बजे से 12 बजे तक हम यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तब भी हम जो है ऑन एवरेज 12,000 रुपये कमा लेते हैं इन 4 घंटों में। ओके जी, 12,000 अ डे, दैट टू इन 4 आवर्स। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो ये बहुत अच्छा है हमारी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए कि हमारी एक ऐसी हेल्दी इनकम हो जाती है कि हम थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताएं कि ये सोच रहे हैं कि अब ज़मान टाउन से किसी दिन किसी और जगह चले जाएं, किसी और लोकेशन पर भी चले जाएं, किसी दिन हमें सीवी पे चले गए। हाँ, ये तो हमारी आज़ादी है। डेफिनेटली हम ज़मान टाउन में कभी सीवी चले जाएंगे, कभी शारा फैसल में ऑफिस स्टाफ को, ऑफिस के लोगों को सर्व कर देंगे। और तो ये भी तो हो सकता है कि किसी के घर में हो पार्टी और वो कहे जी इजलाल हम चाह रहे हैं कि आज ना पार्टी में वो होता है लाइव बारबेक्यू, तो हम चाह रहे हैं आज लाइव पिज्ज़ा इधर ही, आप अपना बाइक लेके इधर आ जाए, तो ये भी मुमकिन है, कर पाएंगे? बिल्कुल, ये लोगों ने ऑफर किया है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने ऑफर किया है कि यार हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी आ जाओ, वाह, पिज़्ज़ा लगा दो। तो इस पे वर्किंग हम कर रहे हैं कि ऐसा कोई इस तरह का इंतजाम हो जाए कि हमारी स्पीड इतनी तेज़ हो जाए कि पार्टीज़ को भी हम हैंडल कर सकें। अच्छा, तो ये भी आप सोच रहे हैं कि और लोगों को भी आप इनवाइट करें, क्योंकि फ़ाइन जी आप आएँ हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे सेटअप लगाना है इस मिनिमम कॉस्ट में, कैसे अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना था, कि जिस तरह आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए स्टेप ले रहे हैं और लोग भी लें आपको देखते हुए। डेफिनेटली, ये जब से ये समय में कवरेज चली है उसके बाद बहुत लोगों की कॉल आई है मेरे पास, जो कह रहे हैं कि यार हम आपसे इन पर्सन मिलना चाहते हैं, ये काम जो है समझना चाहते हैं, ताकि वो भी जो है इस चीज़ को अपना सकें और आगे लेके जा सकें। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, कोई वहीं पर आ रहा है, ऑर्डर दे रहा है, वेट कर रहा है, खा रहा है, या कोई कॉल पे भी ऑर्डर दे सकता है? कॉल्स पे भी ऑर्डर आ रहे हैं आप। और अब तो ये हो रहा है कि एक दिन पहले ऑर्डर बुक करवा के जा रहे हैं लोग। नहीं, कॉल पे ऑर्डर करने के बाद जाके लेना वहीं से पड़ेगा? लेना वहीं से होता है, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो होम डिलीवरीज वगैरह नहीं कर पाते। इतना मुश्किल काम थोड़ी है, आप लिंक कर सकते हैं उस कंपनी के साथ जो कि डिलीवर करती है। एग्जैक्टली। तो ऐसा सोच रहे हैं? ऐसा सोच रहे हैं। अभी हमें 6 महीने हुए, तो 6 महीने में छा के आगे चलकर क्या करेंगे? तो इंशाल्लाह आगे भी इन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करेंगे। आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ में काम करेंगे। बिल्कुल। आपका एक अपना आइडिया था या फैमिली का आइडिया था, किसका आइडिया था? इस पे मेरा ब्रेन है, मेरे जो बड़े भाई हैं उनका ही पुट अ लॉट ऑफ ब्रेन इन इट। ओके, बिल्कुल। और स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी कि हमने सोचा था यार चलो रोटियाँ बनाएंगे। अच्छा, गरम गरम रोटियाँ बनाएंगे। और आइडिया इवॉल्व होते रोटी जो है ना वो पॉलिश होते पिज़्ज़ा बन गया। फैमिली का तो बड़ा ज़्यादा रिस्पांस मैं क्या पूछूं, ज़्यादा फैमिली खुद इन्वॉल्व है, ख़ानदान का, जान पहचान, दोस्तों यारों का क्या रिस्पांस है? बहुत, हर कोई बहुत अप्रिशिएट करता है, और जो भी देख रहा है सुन रहा है तो उनके अंदर भी एक जज्बा आ रहा है कि वो भी कुछ अपना ऐसा स्टार्टअप लें। ओके, ये तो नहीं हो रहा खाना लेकर हम पहुंच रहे आज इधर खाना खाने के लिए है? नहीं ऐसा नहीं हुआ। बड़े लकी हैं आप, वरना यहाँ बिजनेस आपने स्टार्ट किया उत्थे पूरा खानदान क्या दोस्त यार पहुंच गए, पार्टी आज इधर ही होगी। ठीक है इजलाल, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप। बड़ा ज़बरदस्त जी आइडिया और एग्जीक्यूट किया, और बहुत से लोग अब इनसे ये सीखना चाहते हैं। चलिए जी, वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाहर जाएँ तो मास्क लगा कर जाएँ, और अगर आपकी वैक्सीनेशन अब तक नहीं हुई तो प्लीज़ गो टू एनी वैक्सीनेशन सेंटर नियर बाय एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।